चलिए आज नया टॉपिक देखेंगे और उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कल जो भी पढ़ाया था, मतलब प्रीवियस क्लास तक जो भी पढ़ाया था आपको, उस क्लास तक आप ध्यान रखिएगा एक बार क्या क्या बताया था। वो टेबल एक बता रहे थे ना हम लोग, तो टेबल थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। तो पहले टेबल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। घर जाके टेबल बनाए थे क्या? कितने लोग बनाए थे? तो उस टेबल को मैं एक बार, आप बना लिए होंगे तो एक बार टेबल ओपन कर लीजिए और उस टेबल को मैं एक बार डिस्कशन खाली कर देता हूँ खटाखट आपको, ताकि लास्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ आपको इसको बना के रख लेना है और फिर उस टेबल को चिपका लेना है जाकर, ठीक है। बना के घर पे रख लियो ना? कितने लोग बनाए? फिर से पूछ रहा हूँ, हाथ खड़े करना घर पे जाकर जो क्लियरली बना लियो। चलो, तो उस टेबल को, ये जो टेबल आपके पास है, इस टेबल को थोड़ा सा समझ लेना है। देखो ध्यान से। तो पहला अगर मैं इस पे रिपीट करता हूं बोर्ड पे, देखो ध्यान से देख लेना प्लीज, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। सेंटर, उसके बाद आपका हो गया सेंटर, स्टेट और क्या हो गया लोकल। ये 3 लेवल तो पहले समझ लेना है। अब आपको मैंने 3 घर बताया था, एक था लोकसभा, उसके बाद अब लोकसभा को करने से पहले लेजिस्लेटिव कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव कर लेते हैं और जुडिशियरी, इन तीनों में कर लेते हैं। तो लोकसभा सेंटर का रहने के लिए जगह घर कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा, यही था ना। एग्जीक्यूटिव में क्या था? एक था पीई था, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और एक था इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या है? जो चुना गया हो। और परमानेंट कौन सा है? आईएएस ऑफिसर्स, बाबू लोग को। समझ में आई बात? अब उसके बाद जुडिशियरी में आपको तो पता ही है, जुडिशियरी बस न्यायपालिका है। जुडिशियरी में इधर एक साइड में आपको खाली क्या रखना है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलग आप लोग का लोक पंचायत तो अपना देख लेंगे, प्लीज नीचे आइएगा। अब उसके बाद 2-3 चीज समझेंगे और ध्यान रखेंगे। तो पहला, लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, परमानेंट। मैंने आपको बोला था ऐसे सोचना कि एक घर है और उस घर का नाम क्या है? लोकसभा, और उस घर में कोई क्या होगा? हेड होगा। तो मैंने बोला था कि जितने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन सब का हेड कौन है? पीएम। अरे है ना, जितने सारे मंत्री, सबका हेड कौन हो गया? प्रधानमंत्री। तो इसी तरीके से राज्य में आएंगे तो राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन हो गए? पीएम, सीएम, ठीक है। अब इसमें आते हैं सारे आईएएस, परमानेंट। मैंने बोला था जितने सारे ऑल आईएएस, इनके हेड कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। और राज्य में आएंगे तो सभी के हेड कौन होंगे? चीफ सेक्रेटरी। लिखवाए, ये तो आप समझ रहे हो ना। अब सारा मामला इधर तो चलो ठीक है, इधर मामला क्लियर है। इधर जैसे लोकसभा राज्यसभा था तो मैं लिखवाया था इधर एमएलए एमपी हो गए, और आपको मैंने बोला था इधर होता है क्या, जो आपको लोकसभा राज्यसभा, यहां हो गया एसएलए और हो गया एसएलसी, मतलब कि विधान सभा और विधान परिषद। पहले सुनो ध्यान से, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। तो एसएलए और एसएलसी हो गया। एमएलए चुनेंगे किसको? राज्यसभा के मेंबर को। अरे बोला था ना कि राज्यसभा के एमपी को कौन चुनेगा? एमएलए। तो ये डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। अब सर इन सारे केसेस के बाद थर्ड जो लोकल इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा जरूरी है। तो लोकल में पहला कौन सा लेवल है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। देख पा रहे हो? प्लीज देख लो ध्यान से। लोकल लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट के बाद कौन सा आ गया? सब डिवीजन। सब डिवीजन के बाद क्या? ब्लॉक। ब्लॉक के बाद क्या? विलेज आ गया। अब वहां पे थोड़ा ध्यान से देख लेना। डिस्ट्रिक्ट में मैंने बोला कि जिला परिषद है लोकसभा, मतलब कि जिस तरीके से केंद्र में एक लोकसभा है उसी तरीके से यहां पे कौन सा है? जिला परिषद। अभी आप देखेंगे मोतिहारी में बन भी रहा है, देखें आप लोग, मोतिहारी में भी जिला परिषद उसका बहुत बढ़िया बन रहा है। हवाई अड्डा जब जाएंगे तो हवाई अड्डा से पहले बाएं साइड में देखिएगा, बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है। वो आपको अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है क्या, अभी बन के थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है। वो ऐसा जगह पे है जस्ट उससे पहले, मतलब आप इधर से अगर जाते हैं तो बहुत बड़ा बन रहा है सर, ठीक है। जिला परिषद, अब जिला परिषद हो गए तो ठीक है। जिला परिषद के लिए भी क्या होता है? चुनाव होता है, और चुनाव होगा उसके नीचे देखिए जिला परिषद के बाद सर अब आते हैं राज्यसभा की तरह। और राज्यसभा मैंने बोला था आपको ध्यान से समझिएगा कि लोकल अति परमानेंट होता है कि टेम्परेरी होता है? परमानेंट होता है। तो राज्यसभा के परमानेंट हाउस मेंबर्स होते हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता, जबकि लोकसभा में 5 साल बाद निकाल दिया जाएगा। बस आराम से भी समझना। अब ये तो चीज जहां तक है वहां तक ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। इसके आगे
सब कुछ एज इट इज आपको सोच लेना है। कितने लोगों को टेबल समझ में आ गया था जब एक बार बनाए थे, तो घर पे जाके बस बनाए भी थे तो एक समझ में आ गया था फॉर्मेट कि सर क्या है। अच्छा REE क्या था बताना जरा। रूलर इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। मतलब सर अगर हम आते हैं लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल पे दो होगा ना, एक शहरीकरण वाला होगा, दूसरा क्या होगा, गांव। तो एक जब लोकल लेवल पे आते हैं तो अर्बन, या इसको मान लो चलो रूरल, और इसको मान लो अर्बन। और अर्बन यानी कि शहर में क्या क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटी वाला दिमाग में रहा होगा ना। तो शहर में नगर परिषद होता है, नगर पालिका होता है, और मैंने आपको बोला था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो मोतिहारी में ऑलरेडी आपको मैंने बोला, मोतिहारी अब क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चुका है। सर 3 चीज बोला था, एक बोला था म्यूनिसिपैलिटी जो छोटा हो, दूसरा म्यूनिसिपैलिटी के बाद क्या बोला था, म्युनिसिपल काउंसिल जो मीडियम हो, और तीसरा बोला था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़ा हो। तो सर अब मोतिहारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चुका है, नगर निगम हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो दिल्ली जिस तरह से है उस तरह से मोतिहारी है। वो अलग बात है कि जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो पहले सोच बदलना जरूरी है, बाकी तो एरिया छोटा बड़ा तो होता रह जाएगा। चलिए अब एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी, जल्दी। और याद रखिएगा ये 4 गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक। 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी अगर आपने ध्यान से नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो आपको बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यहीं पे समझ लीजिएगा। लिख लिए 4 सोने का रूल, 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी का मीनिंग है, किसका बोतल है, जिसका भी है, तो 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी क्या है, प्लीज बोल दे रहा हूं, शुरू से लेकर अंतिम तक चारों चलेगा, इसलिए चारों लिख लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, मजा आएगा। थीम 1 जो नहीं पढ़ा है मैं आपको पूरे लिख के देता हूं, लिख के, ठीक है, लिख के दे देता हूं। थीम 1 जो अच्छे से पूरा क्लास का एक भी क्लास छोड़ा है उस पॉलिटी में, मैं आपको बता देता हूं क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। सर बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्योंकि पूरा का पूरा उसी तर्ज पे डिपेंडेंट है, और आपको कहीं ना कहीं मात खा जाओगे आपके उस। और याद रखिएगा आईएएस में 1-2 नंबर ना बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अधिकतर आईएएस जो बनते हैं उसमें से मैक्सिमम का नंबर ना सेम ही होता है। मान लो किसी को अगर 1010 नंबर है तो उस 1010 पे ना 100 कैंडिडेट हो सकते हैं, चांस पूरा है, ठीक है। और उसमें निर्भर करता है बहुत सारा कुछ, बहुत कुछ। इसीलिए सर एक नंबर इधर उधर हो जाने से ना आप कहां से कहां चल जाएगा आपको आइडिया भी नहीं है। टीना डाबी मैम, टीना डाबी को अगर रैंक 1 आ गया है मान लीजिए, तो टीना डाबी के मार्क्स पे बहुत किसी का मार्क्स सेम था, बहुत चैलेंज भी हुआ था, बहुत उस पर थोड़ा सा बवाल भी हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, फिर भी टीना डाबी रैंक 1 ही रही। तो आपको कहने का लॉजिक सिंपल है कि सर अगर एक, जब सोचिए जब किसी का बराबर नंबर है तो इतना प्रतिस्पर्धा है, और एक आदमी जिसको मान लो 1009 नंबर है, इसका रैंक है 465, और जिसको मात्र 1010 नंबर उसका रैंक 1, पूरा पॉसिबिलिटीज है सर। तो एक नंबर आपको कहां से कहां पहुंचाएगा ना आपको आइडिया नहीं। इसलिए आईएएस एग्जाम्स में क्या बोला जाता है, मैंने वही बोला था, बार बार बोल रहा हूं, परसेंटेज नहीं चाहिए सर, जो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूं पूरे ठोस उस टॉपिक में ऐसा दिमाग में रहना चाहिए कि ये तो करके आएंगे। आपको पूरे सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि सर इससे क्वेश्चन जहां मिलेगा पकड़ के करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। ये सोच कर जाइएगा सब करके आएंगे तो फिर दिक्कत है सर, फिर आईएएस नहीं बनिएगा, फिर कुछ और बन जाइएगा, आईएएस नहीं बन पाइएगा। हाँ कहीं आप में से आपको हो सकता है आईक्यू इतना तेज हो, साइंटिस्ट बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप आईएएस नहीं बनेंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं सर, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हुए जिनके साथ रहे सर वो, और ऑलरेडी वो साइंटिस्ट थे भी सर, हर बार
मतलब गजब का उनका मार्क्स होता था सर उनका। मतलब सोचिए कि पीएचडी स्कॉलर साइंटिस्ट में लेवल में उनका सर, फिजिक्स अगर उनका ऑप्शनल है तो फिजिक्स में सर 100 खींच के दे रहा है लगातार। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर काम कर जाता है जहां आप आईएएस नहीं बनते। आप हो सकता है उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाए, लेकिन याद रखिएगा जब जिद ठान लिए हो तो जिद में ऐसा नहीं कि ये चलेगा, इससे कम तो नहीं चलेगा, ऐसा अप्रोच रखो। चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो इससे कम नहीं चलेगा। नहीं बोलते क्या हो गया बेटा वही लेखन तब तनी लाल पियर इन्होंने बा बच्चे मतलब फुसलाते नहीं है, वही बा फुसला देते क्या हो गया तोरो वही लेखन में कर खाली लाले नु क्या हो गया, तू भी हमारा लाल है तो लाल हो गए तो 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी में लिखिएगा फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ पॉलिटी। और जैसे मैं बोलूंगा याद रखिएगा वैसे ही एक चीज को दिमाग में रख के लिखिएगा। ऐसे लिखेंगे रूल 1। और देखो मैं आपसे पूछूंगा ये रूल 1 ऐसे लिखना, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा बाद में चल के कि यहां पे कौन सा रूल लगेगा, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि रूल 1 लगेगा, रूल 2, रूल 3, रूल 4, 4 गोल्डन रूल है ना। तो 4 गोल्डन रूल है, तो मैं आपसे हर एक बिल का एग्जांपल दूंगा। जैसे नया बिल आएगा, उस नए बिल में आते हैं तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि यहां पे कौन सा रूल लगेगा, रूल 1 लगेगा कि रूल 2 कि रूल 3 कि रूल 4। मेरी बात समझ में आ रही है? और आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखोगे रूल 1, और रूल 1 में लिख लो डेमोक्रेटिक मैंडेट, पहले लिखो फिर मीनिंग समझाएंगे। डेमोक्रेटिक मैंडेट, देखो मैंडेट का मीनिंग होता है कंपलसरी, अनिवार्य। मैंडेट का मीनिंग हो क्या? कंपलसरी। दूसरा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पहले ही बताया हूं आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या बताया था कि सर जहां पे आपको ऑलरेडी इलेक्शंस क्या है होने चाहिए, पहला रूल है डेमोक्रेसी का, इलेक्शन होना चाहिए, वहां पे सर चुनने का अधिकार लोगों के पास होना चाहिए अपने राजा को, बात खत्म। तो सर यानी कि अगर हम ऐसा बोलें कि जब हम बोलते हैं रूल 1 और रूल 1 में बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक मैंडेट, यानी कि चुनने का हक होना चाहिए। इधर समझना। अब आप खुद सोचिए, आपको बाइक चलाना मान लीजिए नहीं आता और आप बोल रहे हैं, देखो हालांकि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये पॉसिबल है कि आपको बाइक चलाना नहीं आता, लेकिन आप बाइक के प्रोसेस को रट लिए हो। जैसे एक आदमी बोला हमको स्विमिंग इसलिए बहुत अच्छा आता है क्योंकि हम स्विमिंग पे जितना किताबें सब पढ़ लिए हैं। आप समझ रहे हो? उसके साथ कोई मत जाना स्विमिंग अगर साथ में जाना उसके साथ जाओ जो बोले बचपन से सर हम नहारे में कूद रहे हैं, नहारे में नहा रहे हैं, नहारे में, तो वो बढ़िया आपको सिखा पाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो बैटिंग किया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? और कोई बोले हम तुमको स्विमिंग सिखा रहे हैं, क्या स्विमिंग पे वर्ल्ड का जितना किताब है बाय गॉड पूरा पढ़े हुए हैं, कैसे हाथ मारना है, कैसे पाँव मारना है, मुंह में कितना पानी लेना है, मुंह में कितना पानी फेंकना है, वो हमको पता है सब। याद रखिएगा सर, कहने का डेमोक्रेटिक मैंडेट का एक ही मीनिंग है कि जब तक आप खुद चुने हुए नहीं गए हैं तब तक आप दूसरे को कैसे चुनिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले टेबल में बोला था, क्या बोला था? एमएलए किसको चुनता है? राज्यसभा के एमपी को। अरे है ना? लेकिन अगर एमएलए खुद जीता ही नहीं है तो क्या हक है चुनने का? एमएलए खुद बना है तभी तो। सर एमएलए कौन बना? 10 लोग खड़े थे, 10 में से कोई एक विधायक बना, तो क्या वो जो 9 लोग हारे वो 9 लोग वोट देंगे क्या? नहीं, क्योंकि सर आप जिसको वोट दे रहे हो उसका इलेक्शन हो रहा है, तो उसको चुनने के लिए आप भी इलेक्शन से जीते हुए होने चाहिए। मतलब एक ऐसा आदमी को आप है, जैसे मान लो अभी दूसरा एग्जांपल, मान लो प्रेसिडेंट है, ठीक, प्रेसिडेंट को चुनते हैं एमएलए भी और एमपी भी, दोनों मिलकर चुन रहे हैं, अभी उसका बाद में बताऊंगा। तो जो आदमी अगर एमएलए और एमपी नहीं हो प्रेसिडेंट को चुनेगा क्या? नहीं। सर आप वोट दे रहे हो, इधर आप वोट दे रहे हो तो पहले खुद भी तो वोट से जीते हुए होने चाहिए। आप बोल रहे हो हम राष्ट्रपति को चुनेंगे, तो पहले खुद तो चुनिए, पहले खुद तो आप जीत कर आइए। अरे है ना? तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है डेमोक्रेटिक मैंडेट का कि जब भी कभी
आप किसी को ऐसे को चुनते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है और जिसके लिए इलेक्शन हो रहा है, तो उसको वही चुन पाएगा जो खुद इलेक्टेड है। इसीलिए बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक मैंडेट, यानी कि ये अनिवार्य है कि किसी आप दूसरे को चुन रहे हैं तो आप खुद वोट से जीते हुए होने चाहिए। यानी कि जैसे एग्जांपल में क्या है कि विधायक ही जो है वो राज्यसभा के एमपी को चुन सकता है, क्यों? क्योंकि विधायक खुद जीता हुआ है। अब यहाँ पे सर हारे हुए बोले ना हम चुनेंगे, हम खड़ा बे रही, तो सर उनका एक ही इलाज है, या तो आगरा या रांची। आप समझ पाए मेरी बात? दूसरा कोई और इलाज नहीं है। तो लॉजिकली डेमोक्रेटिक मैंडेट में कुछ पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में बोल देता हूं, फिर हिंदी में बोल देता हूं। लिखिए, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए और प्लीज दिमाग खोल के लिखिएगा। टू परफॉर्म एन एडवांस फंक्शन, टू परफॉर्म एन एडवांस फंक्शन you must have a democratic mandate। क्या लिखवाया? To perform an advance function you must have democratic mandate। To perform an advance function you must have democratic mandate। कल बहुत शादियां थी, बहुत बारात था कल, एकदम पूरा हाई अलर्ट पे पूरा सिटी था। समझ रहे हैं? गजब सर, धूले धूल। यहाँ से तैयार हुआ होकर चले गए बारात में, इतना धूल मिला बाइक और वहां करे तुम ही हो, उसको पहचान में नहीं आ रहा है। मतलब गजब, मतलब सर क्या, इसलिए सर बारात में सज धज के जाइए तो कम से कम या तो पैदल चले जाइए या कार से चले जाइए, आप समझ रहे? और नहीं तो बरसाती उरसाती पहन के चले जाइए कि बाइक वहां जाए, खोल के साइड में रख दे, फिर थोड़ा स्टाइल में, क्योंकि स्टाइल तो बनाना ही है सर। स्टाइल के बिना खाना कैसे पचेगा? जब तक स्टाइल में खाना नहीं पचेगा वहाँ। आप खाना भी खाएगा कौन, ड्रेस मैटर करता है वैसे, ठीक है? वो आपको एहसास होगा कब जानते हैं? इंटरव्यू में। देखिए दो कारण है, मतलब जैसे शुरुआत में आपको कोई नहीं जानता है तो किस चीज से जज करेगा? कपड़ा से। मान लीजिए आप कोई ऐसे पर्सन है जिसको मैं अब तक मिला नहीं हूं, तो आपको किससे जज करूंगा? कपड़े से। वो तो मैं आपसे बात जब करूंगा तब पता चलेगा ना कि आपके अंदर क्या है, आप ज्ञानी हैं कि क्या है नहीं, आपको तो मुझे बाद में पता चलेगा। इंटरव्यू में भी यही होता है। शुरुआत में जब आप जाते हैं तो आपका कपड़ा, जैसे एक क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल रहा हूँ, राकेश करके है सर, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। तो सर वो मैंने बोला कि वो ऐसा ही उजला कपड़ा था उनका, वैसे ही गंदे कपड़े में लगभग, और उजला शर्ट वैसे ही पहन के चले गए। वो राजस्थान के है शायद, वो अभी जस्ट रिटायर्ड है। वो बहुत अच्छे, मतलब इंसान भी बहुत अच्छे, आईएएस ऑफिसर भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही चले गए उठ के। तो इंटरव्यूअर पहले ही देखा तो उसको सर समझ में आएगी कि कहाँ से जंगल से उठ के आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है सर, जो बैठा है सामने वो भी बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन जब नॉलेज और जब क्वेश्चनिंग शुरू हुआ तब उनको पता चला कि क्या है ये। लेकिन सर वो तो हर जगह मौका नहीं मिलेगा ना आपको कि हर कोई आपसे आके बात करेगा। वहां तो आपका इंटरव्यू होना है, क्योंकि आपने पेपर क्वालिफाई किया है तो आपका हक है, आपका होगा। तो वहां तो आपको बात करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपना कपड़ा का ध्यान वहां हटाकर आप नॉलेज पे कर सकते हो, वहां चल जाएगा काम। लेकिन जहां पे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, शादी में जैसे जा रहे हो, आप कपड़ा आप गंदा पहन के चले, पहले रोक देगा कार्ड मिले कि ना मिला, आप समझ, तो वहां मैटर कर जाएगा फिर कपड़ा। आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो? इसलिए कपड़े का लॉजिक लाया गया, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं था। नोमैडिक पीपल तो पहले भी थे, देव कुछ नहीं पहनते थे, और उसके बाद सर छाल और पत्ते और उससे पहना जाता था। तो लॉजिकली थोड़ा फर्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो पहला कपड़ा ही मैटर करता है। तो सर कहने का मीनिंग नहीं है कि सारा पैसा कपड़े में फूंक दे, कपड़ा, हाँ मतलब नहीं सर, अब सारा कपड़ा ही लगा देते हैं जितना लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक है, कपड़ा पुराना नया ब्रांडेड हो इससे मैटर नहीं करता, आप जब हो उसमें आप कंफर्टेबल हो, और दूसरा वो दिखने में बहुत वल्गर ना लगे, बस ठीक है। अब टी शर्ट से बहुत सारे कुछ ऐसे लिखे रहते हैं, ऐसे फालतू फालतू शब्द टी शर्ट पे लिखकर पहन कर घूम लिए। अब सर इसको कूल लग रहा है, सामने लोग कह रहा है पूरा फूल है ये समझ में आ रहा है, इसको खुद को कूल लग रहा है वो बस। तो मतलब वही बोला कि प्लीज थोड़ा सा आपको उतना बस ध्यान में रखना है और अपने आप को मेंटेन कर रखिए। बाकी सर जैसे आप स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, तो सर उनका बेइज्जती तो घोर बेइज्जती हुआ था जब भाषण देने गए थे, तब घोर बेइज्जती हुआ उनका। आप सोचिए ना कि एक ऐसा जगह जहां पे वो चले गए जहां सूट वूट पहना जा रहा है, और यहाँ बुरेठा उरेठा बांध के पूरा पहुंच गए बंदा वहां पे।
तो सर वहां पे चूंकि भाषण होना था, भाषण होने के बाद जानेंगे कि ये क्या आदमी है, लेकिन उसके पहले उनको पूरा ही खींच लिया गया, फिर इस पर बहुत बहुत प्रताड़ित किया गया था उनको। तो इसीलिए सर जहां मौका नहीं मिले, जहां बात करने का चांस कम है, वहां कपड़ा ठीक पहन के जाइए, और जहां बात करना ही है, आपका हक है, वहां पे आप कपड़ा में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसीलिए इंटरव्यू में गोविंद जायसवाल सर जब बन रहे थे तो उनके पास नहीं था, तो उनकी दीदी को डिलीवरी होने वाला था, उसके लिए पैसा रखी थी, वो पैसा फिर उनको दे दी। बच्चा होने था, सोचो वो इतना विश्वास था अपने भाई पे, वो पैसा दे दी, और सर वो जस्ट कष्ट और पीड़ा से वो अपना कैसे कैसे करके वो मैनेज करी, और तब जाके फिर गोविंद जायसवाल बने। लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बात आप समझिए कि उसके बावजूद भी उन्होंने वो कपड़ा, वो सूट बूट उस तरीके से पहन के गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आईएएस के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, आईएएस के लिए छोटा सा चीज़ भी चूक नहीं करना चाहते थे। इसलिए कुछ दिन तक पिता मम्मी पापा बहन भाई को कष्ट हो तो हो, लेकिन सर आईएएस से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, किताब लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत सोचिए, जो होगा होगा, पूरा एकदम तान बांध के दीजिए एकदम। और सर तब उनका हुआ। तो इसलिए लॉजिकली थोड़ा दिमाग रखना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ सब मैनेज करके चलना है, सब बचा के चलना, नहीं, थोड़ा सा लगाइए कि आपको भी लगे कि कोई चीज़ के लिए कुछ गंवाए हैं, एहसास हो। बड़े लोग में होता है ये काबिलियत। नहीं तो अधिकतर लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो कंफर्ट जोन में रह जाएंगे, बचाना है, खाना है, पीना है, बस। ठीक है, चलिए सर गोल्डन रूल में पहला बोला यू मस्ट हैव एक डेमोक्रेटिक मैंडेट टू परफॉर्म एन एडवांस फंक्शन। मैंने बोला किसी एडवांस फंक्शन को करने के लिए आपके पास पहले से एक डेमोक्रेटिक मैंडेट होना चाहिए। सुन रहे हो? एडवांस फंक्शन क्या? क्योंकि सर आप किसको चुन रहे हो? राज्यसभा के एमपी को। आप किसको चुन रहे हो? प्रेसिडेंट को। एडवांस है तो उसके पहले आपके पास खुद तो कुछ होना चाहिए, अरे है ना? तो सर उसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक मैंडेट। एग्जाम्पल लिख लीजिए खटाखट। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल तो ऐसे खुद से भी लिख सकते हो आप, लेकिन लिख लो यहां क्या एमएलए जो हैं वो चुनेंगे किसको? राज्यसभा के एमपी को। ठीक है, एमएलए चुनेंगे किसको? राज्यसभा के एमपी को। तो सर यहां पे एडवांस फंक्शन कौन है ये बताओ? ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला। तो यहां लिख लेना ऐसे, ये एडवांस, और एमएलए चूंकि क्या है, इनको चुनने के लिए क्या है? जीता होना चाहिए, तो यहां डेमोक्रेटिक मैंडेट। डीएम है, डेमोक्रेटिक मैंडेट है ये, डीएम मत लिख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले पूरा ही लिख देता हूं भाई, तो पता नहीं कहीं नोट शूट्स में इधर उधर हुआ। अरे सुन रहे हो सब? कल पार्टी में ज्यादा तो खा गया है क्या आप लोग? सब सुस्त है। कितने लोग गए थे कल? हाथ खड़े करना। हाँ मैं देख के तो मुझे लग रहा है। डेमोक्रेटिक मैंडेट सिंपल मीनिंग है कि सर अगर एडवांस फंक्शन करना है, मतलब आपको 10वीं मंजिल पे पहुंचना है, तो सर आपको 9वीं मंजिल तक पहुंचे होना चाहिए। 10वीं में कौन खींच लेगा आपको? तो सर सिंपल सा बात है। नहीं तो आप फर्स्ट में रहेगा कहीं हम 10वां पे आना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है। आप समझ रहे? आप उससे भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो प्लीज, अच्छा क्या सुन रहे हो कि बोल रहे हो? थोड़ा सुनना ध्यान से, ठीक है? तो डेमोक्रेटिक मैंडेट का सिंपल मीनिंग है टू परफॉर्म एन एडवांस फंक्शन यू मस्ट हैव डेमोक्रेटिक मैंडेट। अब अगर क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछ रहे हैं? यहाँ पे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, सिंपल ये पूछेगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, लिखेगा कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एमपीज एंड एमएलएस। अभी लिखना मत आप, मतलब क्वेश्चन पूछा रहेगा। और प्रेसिडेंट अगर एमपी और एमएलए के द्वारा इलेक्टेड है, तो क्या डेमोक्रेटिक मैंडेट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? पहले बताओ। है, क्योंकि सर वो एमपी और एमएलए को खुद क्या हुआ? इलेक्शन से जीत के आना चाहिए। पहला एग्जांपल खत्म। क्या एग्जांपल लिख लिए? जरूर ब्रैकेट में लिख लेना एडवांस फंक्शन क्या है, और जरूरी है, वो आपको समझने के लिए जरूरी होगा। दूसरा एक और लिख लो, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्या होगा? एडवांस फंक्शन। प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है तो, और खुद के भाषा में थोड़ा लिख भी लेना, एकदम आम भाषा में, कि प्रेसिडेंट को अगर चुनना है ऐसे लिख लेना जैसे हिंदी में भी है, तो ताकि आपको बोले ना मेरी जरूरत ही ना पड़े कभी भी। प्रेसिडेंट को चुनने के लिए एमपी और एमएलए चाहिए, तो एमपी और एमएलए भी खुद चुने हुए होने चाहिए। ये आपने भाषा में लिख लेना, ताकि आपको आम सहज भाषा में हम समझा देते हैं, उसी भाषा को लिख लो कि प्रेसिडेंट को अगर चुनना है तो एमपी और एमएलए को खुद चुना हुआ होना चाहिए।
पहले यहां तक समझे। अब एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बता देना। अरुण जेटली का नाम मैंने आपको उस दिन भी पूछा था। अब अरुण जेटली साहब सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि आज तक इलेक्शन जीते नहीं, तो अगर अरुण जेटली इलेक्शन नहीं जीते फिर भी उनको वित्त मंत्री बना दिया गया। कौन सा मंत्री? फाइनेंस मिनिस्टर। तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, तो इलेक्टेड थे कि अपॉइंटेड थे? अपॉइंटेड। अरे है ना, तो मुझे बताना अपॉइंटेड का वैल्यू ज्यादा होगा कि इलेक्टेड का वैल्यू ज्यादा होगा? इलेक्टेड का, क्योंकि डेमोक्रेसी का मीनिंग ही क्या है सर? इलेक्शंस जो चुना आया हुआ है। इसी वजह से तो आप लोग जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक आईएएस ऑफिसर है, सुनो जो बोल रहा हूं ध्यान से, आईएएस ऑफिसर इज मोर नॉलेजेबल देन एनी मिनिस्टर। इस बात को एग्री करते हो? तो अगर आईएएस ऑफिसर ज्यादा ज्ञानी है उन सारे लगभग मंत्रियों से अप्रॉक्स, तो फिर आईएएस ऑफिसर्स के हाथ में क्यों उतना पावर नहीं है जितना किसी एक मंत्री के हाथ में पावर है? बेसिक से सवाल पूछते हैं। इसलिए क्योंकि सर डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? राजा वही बनेगा जिसको मैक्सिमम प्रजा चाहती है कि ये बने, यानी कि जिसने वोट मैक्सिमम किया है। इसीलिए अंगूठा छाप भी एक नॉलेजेबल इंसान पे राज करता है। क्यों? क्योंकि उस अंगूठा छाप को मैक्सिमम जनता ने उसको वोट दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? आईएएस तो आप अपने मेहनत से बने हो, इसका मीनिंग आप अपने मेहनत से बने हो तो आपकी सहमति है। लेकिन कोई आदमी अगर विधायक बना है तो लोगों की सहमति है। और डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? लोगों की सहमति। लोग अगर आपको चुने हैं तो आप विधायक हैं। आप में कोई काबिलियत नहीं है, आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन लोग ने आपको क्या किया? वहां तक पहुंचा दिया कि जा बेटा। इसीलिए सर एमपी और एमएलए इज मोर पावरफुल देन आईएएस एंड आईपीएस। समझ पा रहे हो? अब क्या बोले इसका मीनिंग? सर आप क्या बोलना चाहते हो? नोट करके लिखना। रूल 1 का सिंपली मीनिंग है, रूल 1 मतलब ऐसा लिखना, इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। कुछ समझ में आ रहा है? इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं, वो पूरा यहाँ पे बनेगा रूम, मतलब रूम बनेगा ऐसे ही हूँ, और वो स्पेस पूरा उधर पार्किंग के लिए रहेगा। खैर चलिए, कोई नहीं। देख रहे हैं मस्त बज रहा है एकदम, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? मतलब इन लोग का एक लॉजिक मुझे ठीक लगता है, तुमको जो दिक्कत है तुम समझो। समझ रहे हो भाई? मतलब लेकिन भाई मैं बोला कि यही तो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस है। एक आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर ये सोचता है कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो। इनका क्या है, कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होना चाहिए, कभी कभार जब कोई बेकार आदमी होता हो। जैसे कोई छोटी छोटी बात पे, घर पे सोचो काम कर रहे हैं, घर पे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, इन लोग का बजेगा। सर ये एक जगह का कल्चर नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कल्चर है। मैं बता देता हूँ, एक साइड में मोबाइल लग जाएगा, पूरा बज रहा है सर, और आप क्या, आप ही के घर का काम हो रहा है। घर का काम आप ही हो रहा है, गाना सुनने में भी आपको अच्छा लग रहा है। मतलब बुरा गाना भी नहीं है, ठीक ठाक गाना है। कुछ लोग तो भोजपुरी बजा देता है, चल रहा एकदम। अब आप उसको आप मना कर सकते हैं, चल भोजपुरी नहीं हिंदी बजा ले। लेकिन कुछ समय बाद आपको रियलाइज होता है कि सर आपका अपना टाइम वेस्ट हो गया है, उसने अपना काम कर लिया, उसको जो करना था करके निकल लिया। इसीलिए आप उसको ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी लाइफ में जब कोई बुरा इंसान मिल जाए तो उसके साथ ऐसा आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खासकर जो रूम में बैचलर 2 लोग होते हैं ना, तब दिक्कत होता है। 2-3 लोग, जब पढ़ने जाएगा तब गाना बजा देगा, एक जब पढ़ेगा वो गाना बजा देगा, उसको उसी समय हरामखोर को मन करेगा गाना सुनने का जब वो पढ़ रहा है। उसके लिए एक ही तरीका है सर, उसका साथ छोड़ दीजिए और बोलिए अब जितना सुनना है सुन। कोई दिक्कत नहीं। तो सर रूल 1 का मीनिंग मैंने क्या बोला? इलेक्टेड ग्रेटर हो कि अपॉइंटेड? पक्का? तो अब कभी भी क्वेश्चंस में अगर आएगा तो सर आपको उसमें लिखा रहेगा कि इट इज ए वायलेशन ऑफ रूल 1। तो आपको समझ जाना होगा सर कि
इलेक्टेड के ज्यादा अपॉइंटेड को पावर हो जा रहा है, जो कि सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक ही मीनिंग है कि सर इलेक्टेड ही सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, किससे? अपॉइंटेड से। इसीलिए जब फाइनेंस मिनिस्टर बने और अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर बने, वो अलग तरीके से बने। सर मनमोहन सिंह भी कभी जीते नहीं, लेकिन वो भी सर प्रधानमंत्री बन गए, तो राज्यसभा से जीते, लोकसभा में कभी नहीं जीते। तो कहने का मीनिंग है कि उनको जितवा दिया गया, और उसमें भी बहुत धांधली किया गया। गजब का धांधली है सर, आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ाऊंगा तब। मतलब नियम ही चेंज कर दिया गया पूरा उनको बनाने के लिए। देखो सुनो, नियम ये था कि कोई आदमी अगर राज्यसभा का एमपी बनना चाहता है तो वो उस राज्य का होना चाहिए, ये नियम था। क्या सुन रहे हो पहले? मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ का एमपी राज्यसभा का बनना चाहता हूं तो मैं बिहार का होना चाहिए, मैं बिहार का, अगर बिहार से सीट पे लड़ना चाहता हूं तो। सुन रहे हो सर? यही नियम पहले भी था। कांग्रेस ने एक नियम लाया और बोला क्या, क्योंकि जो सीट खाली थी, मनमोहन सिंह जहां के थे वहां पे सीट खाली थी नहीं, सीट खाली थी गुवाहाटी में एक राज्यसभा के लिए। तो सर नियम ही बदल दिया गया और सारे राजनीति लोग थपथपा दिए कि हाँ हाँ ठीक ठीक, क्योंकि सर उसमें सबका फायदा था। ये हरामखोरों को जब अपना फायदा रहता है ना तो सब सहमति कर देगा। और सर प्रेगनेंसी बिल मदर के लिए इतना उस समय से पेंडिंग है, उस समय से वो लटका हुआ है, उस पर कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन जहां राजनीतिक फायदा हो वहां 2 मिनट में सब कर लेते हैं। नियम क्या चेंज कर दिया गया कि इसके बाद से राज्यसभा का कोई भी एमपी बनना चाहता है तो वो किसी भी राज्य का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके हिसाब से मनमोहन सिंह को गुवाहाटी से लड़ाया गया और गुवाहाटी से लड़ा के जितवा के फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाया गया। समझो सर, पूरा नियम ही चेंज। तो कहने का लॉजिक है, कितना भी कुछ कर लीजिए, इलेक्टेड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अपॉइंटेड। रूल 1 के रूल 2 पहले क्लियर है ये। अब लिखिए नेक्स्ट, थोड़ा गैप छोड़ के लिखिएगा रूल 2, थोड़ा गैप जरूर छोड़ के रखिएगा। रूल 2, अब बताओ एक बात कि अगर हम किसी को चुन रहे हैं, एडवांस फंक्शन को चुन रहे हैं, तो मैंने बोला कि आप इलेक्टेड खुद होने चाहिए। याद एक 2 बात रखिएगा, खैर आगे डिस्कशन उसको करेंगे और अच्छे से। थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ कर रखिएगा रूल 1 में, ये बाद में कभी भी यूज आ जाएगा, मैं पहले बता देता हूं। इसलिए रूल 1 में सभी के लिए 2 बात याद रखिएगा कि अगर कोई आदमी एडवांस फंक्शन करना चाहता है तो सर उसको क्या होना चाहिए? सबसे पहले डेमोक्रेटिक मैंडेट, और दूसरा एक ही बात दिमाग में रखिएगा कि रूल 1 के अकॉर्डिंग इलेक्टेड विल ऑलवेज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। क्लियर है यहां तक सभी को? अब लिखिए रूल 2, और रूल 2 में लिखिएगा फेडरल बैलेंस, संघीय बैलेंस, क्या सामंजस्य, या बैलेंस का मीनिंग क्या होता है? बना के रखना, हाँ संतुलन में बोल लीजिए, बढ़िया। तो रूल 2 ऐसा ही लिखिएगा रूल 2, और रूल 2 में लिखिएगा फेडरल बैलेंस। अब जरा बताना कि आपको फेडरल का मीनिंग बताया था? कौन बताएगा फेडरल का मीनिंग? हाथ खड़े करिए। फेडरल का मीनिंग कौन बताएगा? हाथ खड़े करिए, फिर से बोल रहा हूं, पढ़ा दिया हूं। अच्छा, मतलब सबसे पूछना है मुझे, गजब हाल है। चलिए हाँ आप बताइए। जहाँ पे 2 स्टेट और सेंट्रल दोनों। ओके, सिंपल सा फेडरल का मीनिंग बताया था यार। यूनिलेटरल एक मीनिंग बताया था आपको। यूनिलेटरल कहाँ? जहाँ पे एक ही टाइप का गवर्नमेंट हो, जैसे सिंगापुर बोला था। फेडरल का एक ही मीनिंग तो मैंने बोला था कि जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट हो। आमतौर पे 2 ही गवर्नमेंट होता है फॉर्म। कौन सा? एक सेंटर, दूसरा कौन? स्टेट। अब जब और जब एक, चूंकि सेंटर और स्टेट है तो कोई ना कोई एक पावरफुल होगा। तो जब सेंटर पावरफुल स्टेट से तो क्या बोलेंगे? यूनिटरी बायस। और जब स्टेट ग्रेटर देन हो किससे? सेंटर से, तो क्या बोलेंगे? फेडरल बायस। सर याद रखना, आराम से ध्यान से रिवीजन। तो फेडरल विथ यूनिटरी, यहां बोला हूं क्या? फेडरल बैलेंस। तो फेडरल बैलेंस का मीनिंग क्या है? जैसी वर्ड आ गया फेडरल, मतलब एक तो सेंटर होगा, दूसरा क्या होगा? स्टेट। ये तो तय मान के चलो। अब बोला गया बैलेंस, हम कैसे बैलेंस करें कि सर राज्य को ये चुभे ना कि सेंटर हमसे ज्यादा पावरफुल है, और सेंटर को भी ये लगे ना कि हम सब शोषण कर रहे हैं राज्य का। अरे कुछ बुझा रहा है? तो रूल 2 का मीनिंग है फेडरल बैलेंस। सर बड़ा मजा आएगा आपको। अब घर में एक बड़ा भाई होता है, और जो कहानी बताऊंगा ना उस कहानी को इससे रिलेट करना।
बड़ा भाई क्या करता है, जो छोटा भाई है, हमारे दोनों जेंडर इक्वालिटी, बड़ा भाई बड़ा बहन छोटा बहन, जो भी सब इक्वालिटी समझ लेना। तो बड़ा भाई पहले क्या करेगा, जो छोटा भाई है उसको चमाट लगा देगा। सर उसको ये मतलब कहीं से याद है कुछ भी किया, छोटा भाई को चमाट लगा दी और रोने लगा, ये चिल्लाया मम्मी, इतना चिल्लाने लगेगा जोर से। अच्छा छोटा भाई को पता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इतना जोर से चिल्लाऊंगा भाई को कि मम्मी पापा दोनों आ जाए, बाकी उसके पास कुछ नहीं है। आप उसको चुप हो जा, चुप, आप उसको चुप कराओ, सर उसका मुंह बंद करोगे कुछ भी कगर नहीं वो बुलाएगा, बिना बुलाए नहीं मारेगा। आप क्या करोगे उसको, आपने उसको चॉकलेट दिया, चुप कराने के लिए दोगे ना बॉस, है ले ले चॉकलेट ले ले, बोले ही नहीं चाहिए बड़का चाहिए वो अलग प्रॉब्लम है। आपको सर चूंकि पता है उसने कांड किया है, तो कहने का भी नहीं क्या है। वैसे ही सेंटर, इधर सेंटर क्या करता है, पहले राज्य पे नियम थोप देगा। अब राज्य रोना शुरू कर दिया, तो समझ में आ रहा है, जैसे ही राज्य रोएगा तो क्या करेगा, एक बोलेगा चॉकलेट ले, और चॉकलेट ऐसा देगा जो हॉलो कैंडी होगा। मतलब सर चॉकलेट के रैपर में ईटा रख के दे दिया। अरे नहीं, छोटा छोटा कभी कभी बचपन में देखिएगा, जो चॉकलेट खा लेगा उसके अंदर कुछ सर पत्थर रख के और दे देगा। आप समझ रहे हो, या कोई मतलब ये कांड तो सब लगभग करते ही, एक ना एक बार तो कर ही लेते हैं। जो खा लिए उसके अंदर डाल के, अच्छा मुड़ेगा भी बहुत बढ़िया से भाई गॉड, वो लगेगा नहीं कि मतलब बिल्कुल भी इसमें यूज किया हुआ है, और तब आपको दे दिया जाएगा। तो कहने का लॉजिकली ये है, इधर ध्यान से देखो कि सर बड़ा भाई छोटा भाई को पीट दिया, मतलब नियम थोप दिया कि तुझे ये करना है, उसको परेशान किया, वो रोया, उसको चॉकलेट दिया, लेकिन वो चॉकलेट जो है खाली निकला, उसके जगह पे कुछ और निकला, हॉलो कैंडी हो गया। हॉलो मतलब क्या होता है, हॉलो मतलब होता है क्या, खोखला, खाली, खोखला, घोसला नहीं बोला हूँ, खोखला। मतलब जो चॉकलेट दी उसमें चॉकलेट था ही नहीं, कुछ और था। अब इसका एक एग्जाम्पल से समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। आपको मैंने इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म बोला था, 4 पॉइंट। आप सर कुछ एग्जांपल बोल रहा हूं, एक बार देख लो, फिर उसके बाद समझना, बहुत मजा आएगा आपको। AIS का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? AIS ऑल इंडिया सर्विसेज, पहले लिख लो AIS ऑल इंडिया सर्विसेज। नहीं ऐसे खाली लिख लो, ऐसे AIS फुल फॉर्म उसी में लिख लो, ऐसे ही साइड में कहीं पे लिख लो ऑल इंडिया सर्विस, ये रखना क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर यूज होता है। अब यहां पे आपको कुछ चीजें और बताना है, तब मजा आएगा। आप जानते हैं इस देश में 3 सूची है, 3 लिस्ट है। पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसको बोलते हैं संघीय सूची। यूनियन लिस्ट का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझ लेना। इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि केंद्र को अगर कोई कानून बनाना है तो इसमें जैसे लिखा गया कि मान लो मैरिज, मान लो लिखा गया एग्रीकल्चर तो नहीं लिखो, मान लो कुछ भी लिख ले, मान लो जो टीवी, मान लो जो वॉलीबॉल। बोला गया कि सर केंद्र, इधर एक किताब है, उस किताब में एक लिस्ट है, और बोला गया सिर्फ आपको इसी लिस्ट पे कानून बनाने का हक है। सुन रहे हो, किसको, केंद्र को कि राज्य को? केंद्र को, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रीय। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सर उनको कोई कानून बनाना है तो उनके लिए यहां पर डिफाइन किया गया है कि इन सारी चीजों पे आप कानून बना सकते हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। इसका मीनिंग समझ गए क्या होगा? अरे नहीं समझे क्या? जो राज्य, मतलब सिंपल सी बात है, स्टेट लिस्ट का सिंपल मीनिंग है ऐसे कुछ लॉज ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ किसका हक है लॉ बनाने का? राज्य का। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है, कृषि, तो एग्रीकल्चर जो है वो सर राज्य का है। लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून, ये सब कुछ राज्य सूची में है। सिर्फ राज्य को पावर है कि वो एग्रीकल्चर पे कोई नियम बनाना चाहता है तो बना सकता है। सुन रहे हो? तो ये स्टेट लिस्ट हो गया। और तीसरा होता है कॉनकॉरेंट लिस्ट। कॉनकॉरेंट लिस्ट, कॉनकॉरेंट लिस्ट मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, जैसे आप बोलते हैं। तो समवर्ती में क्या है? इसमें कुछ ऐसे कानून है जिसपे केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, मतलब दोनों बना सकते हैं। अब देखो सर, सुन लो तब लिख लेना। क्या सुन रहे हो? तो सुनो, जोर से रिस्पॉन्ड करो, यस और नो। अभी देखना मजा आएगा। केंद्र क्या करता है? देखो, केंद्र हो गया बड़ा भाई, उसको रिलेट कर लेना। देखो क्या किया, बोला क्या, हम बनाएंगे मान लो नियम कानून ऐसे चीज पे, मान लो बोला कि हम टीवी पे नियम बनाएंगे। किस बनाएंगे? टीवी पे, क्योंकि सर टीवी उसके हक में, कोई दिक्कत नहीं।
पहली बात तो ये कि यूनियन लिस्ट में अगर 100 चीज है, जिस 100 चीज पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र। लेकिन राज्य सूची में सर पहला ही 30 ही है मान लो, तो बड़ा भाई को फायदा होगा, छोटा भाई को? इधर देखो, तो यूनियन लिस्ट, केंद्र बोला यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तो सर राज्य बोला यार तुम 50 गो पे बनाओगे, हम 30 गो पे, रोने लगा। तो बड़ा भाई ने क्या किया सर? उसके बाद चमाट लगाएगा, मतलब सीधा सा बात है, रुला दिया। अब सर ये रो रहा है तो केंद्र उसको क्या देगा? टॉफी। तो केंद्र बोला अच्छा अच्छा रो मत रो मत, हम एक नया लिस्ट बना दे रहे हैं। कौन सा लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे तुम भी नियम बना लेना, हम भी बना लेंगे। अरे है ना? लेकिन वो कैंडी मैंने क्या बोला? हॉलो मिला, खाली मिला, खोखला। क्यों? क्योंकि इसमें से जिस चीज पे केंद्र कानून बना देगा उस पे राज्य बना ही नहीं सकता है, उस पे राज्य का कानून लागू ही नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। तो चॉकलेट क्या निकला? चॉकलेट तो मिला, लेकिन क्या निकला? खोखला। ऐसे देखो, क्या बोला कि सर केंद्र उसी चीज पे कानून बना सकता है जो केंद्र के लिस्ट में है, ठीक है जी। और लिस्ट में सर 50 है, तो राज्य रोने लगा क्या कि सर आप 50 बनाओगे, हम 10 ही 20 पे बनाएंगे। तो राज्य बोला, केंद्र बोला क्या टेंशन मत ले, हम तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, और उसमें हम दोनों मिलकर बनाएंगे भाई भाई। बोला ठीक, लेकिन जिस चीज पे हम बना देंगे कानून, उस चीज पे अगर तुम्हारा कोई पहले से कानून है तो लागू ही नहीं होगा। इसीलिए एग्रीकल्चर जो है, ध्यान से समझना, और एजुकेशन, इन दोनों को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। पहले था इसमें स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में, लेकिन क्या किया? अब सोचो, राज्य सूची में तो केंद्र के पास क्या पावर है क्या कि वो बना पाएगा? उस पर नहीं बना पाएगा। तो सर केंद्र ने पहले क्या सोचा? पहले ये सोचा कि पहले जो एग्रीकल्चर हुआ है पहले उसको भेजो इस लिस्ट में। तो सर वो नियम बना के पारित कर दिया कि इसके बाद से कृषि जो है वो समवर्ती सूची में आएगा, ना कि स्टेट लिस्ट में। तो अब दोनों कानून बना सकता है। इसीलिए तो सर अभी किसान आंदोलन जब हुआ तो सर कानून किसने बनाया था? केंद्र ने बनाया था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर को कहां डाल दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में। और इसलिए जो मंडियां या जो भी नियम राज्य का था, उन सारे नियम को खत्म कर दिया गया। वो अलग बात है क्या डिस्कशन हो, और सीधा किसी एक का कानून लागू होगा। तो किसका कानून लागू होगा? सेंटर का। तो रूल 2 का मीनिंग एक सिंपल है कि सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। अभी सुनना, एक मैं एग्जांपल दिया हूं, पहले कितनों समझ में? हाथ खड़े करो। अब एक दूसरा एग्जांपल सोचो। अभी जो AIS लिखवाए हैं उसको समझो। AIS कुछ नहीं है सर, AIS जो बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, वही बोलते हैं IS को, यानी कि IAS IPS ये सब ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस मतलब ऑल ओवर इंडिया में लागू है। जानते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी और मजा भी आएगा। जब आप IAS का एग्जाम निकाल लीजिएगा और जब आप लवासना जाएंगे तो इधर लवासना में जितना रहने का खर्चा है, जितना व्यवस्था मिलेगा सर, 100 किस्म 200 1000 किस्म का खाना पीना जो मिलेगा, वो सब खर्चा आपका राज्य देगा। कौन देगा? लेकिन आप काम करिएगा केंद्र के लिए। ऐसा समझ रहे हो? अब सर फिर क्या हुआ है? यहाँ धोखाधड़ी हुआ। अब राज्य रोने लगा, खर्चा हम दे, काम तुम्हारे लिए करेगा। तो केंद्र क्या बोला? आए बाबा चिंता नहीं करने, तुम क्या करो, तुम एक काम करो, तुम BPSC वगैरह एग्जाम ले लो। लगे कोई बात नहीं, IAS तो हम चुनेंगे, बाकी तुम कीड़ा मकोड़ा को पकड़ दो। मतलब कहने का लॉजिक ये है कि सर यहाँ पे भी पावरफुल कौन दिख रहा है आपको? सेंटर के स्टेट? सेंटर। अरे है ना सर? चौथा पॉइंट बढ़ाया था इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म। हमने क्या किया? केंद्र ने क्या बोला? ऐसा नियम है कि तुम्हारे में औकात नहीं है कि तुम हमसे अलग हो सकते हो। बड़ा कौन हुआ? सेंटर के स्टेट? सेंटर। तो सर हम भले ही बोलते रहते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य है, लेकिन सर भारत में इसलिए कहा जाता है सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टेट्स, दैट इज रूल 2। तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं फेडरल बैलेंस, संतुलन बनाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। और संतुलन सर इसलिए नहीं बना रहे कि केंद्र और राज्य में, बल्कि संतुलन इस बात में है कि सारा का सारा मेन पावर सेंटर के पास है कि स्टेट के पास? सेंटर के पास। कुछ बुझाया? इसीलिए सर आप जाके दबा के खाया करिए लवासना में। इसलिए जब लवासना में आप जब जाते हैं तो पहले ही लोग का पेट खराब हो जाता है। ये आपकी बात नहीं, पहले ही। इसलिए क्योंकि सर वही बोला, बैचलर लोग तैयारी करके कैसे गए? खिचड़ी चोखा होगा खाओ के गया है सब। मेरा भाई बैचलर तो वैसे ही गया है ना, खिचड़ी चोखा खाओ के गया है। अब वहां मिलता है सर 2000 किस्म का वेराइटी। कौन रोकेगा अपने आपको भाई? दबाए आप समझ लो, कस के दबा दिया। अब कल इंट्रो क्यों ना ढूंढ रहे,
कल फलानी ढूंढ रहे तो आमतौर पे सबके साथ, ज्यादातर लोगों के साथ तो हो ही जाता है। और सर उसमें उन लोगों को ऑलरेडी पता भी होता है, तो लोग दवाई की व्यवस्था पहले से रखते हैं क्योंकि सर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी मेहनत करके इसमें पहुंच रहा है ना, ये तो बड़ा आदमी का है नहीं। एक गरीब आदमी जिसके पास वर्ष अपना एक दो टाइम का रोटी पानी मिल जाता है और वो सिर्फ सारा दिन पढ़ता रहता है, तो वो आदमी भी तो वहां पहुंच रहा है और उसके सामने एकदम से इतने टाइप के वेराइटीज आ जाएंगे। सर इतनी वेराइटीज होती है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। और इसीलिए सारा खर्चा राज्य दे रहा है, लेकिन काम किसके लिए करेगा? सेंटर के लिए। तो बाद में बोला कि नाराज मत हो, बीपीएससी वगैरह तुम करवा लेना। इसीलिए बीपीएससी वगैरह स्टेट पहले नहीं करता था, उसको दे दिया कि स्टेट को फिर ये ना लगे, क्योंकि स्टेट बगावत भी तो कर देगा। सिंपल सी बात है, जब मांगे तब थोड़ा थोड़ा देते रहो, बगावत नहीं करेगा। और रूल क्या बना दिया? सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टेट्स। और आप में हक नहीं है कि सर आप राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। कुछ बुझाया पहले? तो रूल 1 क्या था? इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड, यानी कि अगर आप किसी को चुनना चाहते हो तो आप खुद इलेक्टेड पहले होना चाहिए, और कोई आदमी अपॉइंटेड है और कोई आदमी इलेक्टेड है तो पावर किसके हाथ में ज्यादा होना चाहिए? अरे किसके हाथ में? इलेक्टेड। और देखो मैं पॉलिटी बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूं आपको, मैं बता देता हूं। अगर आपको ना कभी कभी लगेगा कि भाई इतना मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, नहीं तो आपको ऊपर जनरल आराम से, लेकिन उससे आपको कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए सर मैं बोला, इसीलिए मेरे पास जितने आएंगे उसमें से टिकने का औकात बहुत कम ही होगा जो आईएएस बनना चाहिए, नहीं तो बाकी 3 महीने में तो सर वही खत्म। समझिए, नाम सुने अरविंद केजरीवाल का? कौन ही सुना है सर? बवाल पूरा भयंकर। सुने हो? ध्यान सुन रहे हो? इधर देखो, अरविंद केजरीवाल वोट से आए हैं कि बिना वोट के? तो इलेक्टेड है कि अपॉइंटेड है? पक्का ना? इसमें किसी को संदेह नहीं ना है कि ये गलती था? नहीं मतलब ठीक है, अरविंद केजरीवाल भी एक ऐसे इंसान है तो जब जीत जाते हैं तो बोलते हैं सब ठीक है, और जब कभी हार जाते हैं तो उनको सर सीधा क्लेम करते हैं किस पे? ईवीएम में गड़बड़ी किया गया था, जो बटन दाबते थे बीजेपी को चल जाता था कोई बटन दाबिए वोट किसको जाएगा? लेकिन जैसे उनको सीट ज्यादा आ गया तब पूछा कि आप ईवीएम कैसा था तो कह रहे देखिए जो बात है वो देश के हित में जो होता है वो होता है, बाकी सब ठीक है। तो सर ये ऐसा नहीं चलता है। लेकिन चलिए, अरविंद केजरीवाल साहब हैं इलेक्टेड, और अभी मैंने पढ़ा है कि इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। हालांकि आपको अभी तो पूरा समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। सुनो, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। आपको बताऊंगा अभी टोटल, पहले यहीं पे समझा देता हूं यार, नहीं तो आगे बार बार ना दिक्कत होगा। यही समझा देता हूं, सुन लो, थोड़ा सा लिख लो, बहुत कुछ है, प्लीज ध्यान से समझना। मैंने बोला टोटल स्टेट्स कितने हैं हमारे यहाँ? अरे भैया कितने? 28, याद रखना 28। और टोटल यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। कितने हैं? नाम क्या बोल रहे हैं? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित, मतलब जहां पे डायरेक्ट किसका शासन हो? केंद्र का। अरे कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? अब 8 ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि वहां पे डायरेक्ट किसका शासन चल रहा है? केंद्र का। राज्य कितने हैं? 28। सर इस 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे केंद्र का शासन तो है, लेकिन साथ साथ वहां पे सीएम का भी इलेक्शन होता है, यानी कि वहां पे चीफ मिनिस्टर भी है। तो 3 हैं, 3 में से पहला है सर दिल्ली, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा है पुडुचेरी। पुडुचेरी आएगा? सर ऐसे समझना, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझना पहले, और चीजों को ध्यान देना। मैं कह रहा हूं ये सब के सब यूनियन टेरिटरी ही हैं, तीनों क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी यहां पे विधानसभा है, इसलिए बोला जाता है यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभा है और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है। तो मुझे बताओ कितने ऐसे जगह हैं, राज्य हैं जो जहां विधानसभा नहीं है? 5। कितना हो गए? 5, क्योंकि 8 में से 3 तो इधर हट गए। अरे है ना? यानी कि सर दिल्ली में इलेक्शन होता है कि नहीं सीएम का? ये बताओ।
होता है सर। जम्मू कश्मीर और उसमें अभी जो बना है उसमें होगा कि नहीं होगा? होता है, अब होना शुरू हो गया है। और तीसरा पुडुचेरी, वहां पे भी सीएम बनेंगे। यहां तक पहले क्लियर है? अरे है ना? अरे सुन रहे हो पहले? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से एक बात समझना, दिल्ली में अगर हम बोल रहे हैं कि वो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा राज्य में पावर किसका होगा? केंद्र का। केंद्र का। इसीलिए सेंटर यहां पे है। तो केंद्र क्या करता है? केंद्र एक आदमी को वहां पे अपॉइंट कर देता है। कहां पे? केंद्र शासित प्रदेश में। उसको नाम होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो सर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे मान लीजिए अनिल बैजल अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सुनना आराम आराम से बता रहा हूं, अगर अनिल बैजल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और कहां पे पोस्टिंग है, मान लीजिए कहां है? दिल्ली में। कहां पे है? सुनना इधर, उनको अपॉइंट किया गया है। क्या किया गया है? और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरली वही लोग हैं जो सर आप ऐसे कह लो ब्यूरोक्रेट्स टाइप ही लोग हैं। तो केंद्र ने अनिल बैजल साहब को दिल्ली में अपॉइंट किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक राज्य है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश विथ स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब कि वहां पे सीएम का इलेक्शन होगा केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी। सुन रहे हो? तो अनिल बैजल क्या हुए? अपॉइंटेड। अरे है ना? और अरविंद केजरीवाल क्या हुए? इलेक्टेड। अरे है ना? यही मसला भी आया, सुन लो। पहले कितने को समझ आ रहा है? हाथ खड़े करो। फिर से लास्ट बार रिपीट कर दो, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका एक ही मीनिंग है, आपका दिमाग यहाँ नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है बस। इधर इसके बाद दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो मैंने नॉर्मल बोला क्या कि सर अगर पहली बार डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने बोला दिल्ली क्या है? राज्य है कि सर केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे सीएम भी है, ये मैंने बोला आपको। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश के बाद सीएम भी है और सीएम का इलेक्शन होता है, तो सीएम इलेक्टेड हुआ कि अपॉइंटेड? इलेक्टेड। लेकिन केंद्र शासित है तो केंद्र का डायरेक्ट पावर होगा। अरे है ना? तो सर केंद्र ने एक अनिल बैजल साहब यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मान लीजिए अपॉइंट कर दिया। कहां? दिल्ली में। अनिल बैजल वही काम करेंगे जो सिर्फ केंद्र बोलेगा। अनिल बैजल का आंख कान दिमाग वही करेगा जो सिर्फ सेंटर उनको बोलेगा। और ये जो दिल्ली में देखेंगे ये सारा कुछ बताएंगे किसको? केंद्र को। तो हम एक तरह से कह सकते हैं क्या कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एक तरह से सेंटर का आंख कान नाक सब कुछ है। अरे हाँ है ना? यहां तक क्लियर? लेकिन अपॉइंटेड है सर, तो बता ना, लोचा तो यहां निकलता है कि अगर सीएम इलेक्टेड है तो पावरफुल कौन होना चाहिए? सीएम। लेकिन सारा डिसीजन तो केंद्र ले रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे रूल 1 का वायलेशन है? रूल 1 का वायलेशन तो हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के सीएम है और जनता ने उनको बिठाया है और जनता ने वोट दिया है। लेकिन सर फैसला ज्यादा कौन ले रहा है? अनिल बैजल। और जबकि ये अपॉइंटेड है, ये वोट उठ से जीत के आए तो है नहीं। यही मामला हुआ, इधर देखो, यही मसला हुआ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल देखना बार बार चिल्लाते रहेंगे केंद्र हमको फंडे नहीं देता है। वो बार बार बोलेंगे कि केंद्र हमको पैसों नहीं देता है, हम क्या करें। अब वहां पे चक्कर ये है कि सर केंद्र शासित प्रदेश का नियम कानून पुलिस सब कुछ केंद्र के अंदर। जब तक केंद्र वहां से पूरा पुलिस फोर्स से सब कुछ नहीं करेगा तब तक अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो बार बार चिल्लाते रहते हैं, अरे मेरी बात समझ कि हमको केंद्र पैसा देगा तब ना हम कुछ करेंगे। सर ऐसा नहीं कि केंद्र नहीं देता है, केंद्र तो देगा ही, बड़ा भाई कितना भी हरामखोर हो, बट आपको सर खाने उतना तो सर ऐसा देगा ही। ऐसा थोड़ी आपको भूखा मार देगा, वो तो देगा। अरे सुनो मेरा ध्यान से इधर। तो मामला हुआ सर, सुनो, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ गोलमोल कर दिया। अरविंद केजरीवाल से पहले जितने सीएम थे वो लोग उसी पार्टी के सीएम थे जो आमतौर पे केंद्र में जिनकी सरकार होती थी, जैसे शीला दीक्षित। तो शीला दीक्षित मान लीजिए कांग्रेस की पार्टी की है, सुनना ध्यान से। और केंद्र में भी सर कौन किसकी पार्टी है? कांग्रेस की। तो वहां तो कोई मतभेद होता ही नहीं था। लेकिन अब तो लॉजिक चेंज हो गया, अब केंद्र में कौन आ गए? और सर राज्य में आ गया आप। पार्टी का क्लैश हो गया ना। अरविंद केजरीवाल साहब शांत रहने वाला आदमी नहीं, कह रहे क्या, अगर डेमोक्रेटिक मैंडेट है कि इलेक्टेड विल ग्रेटर देन अपॉइंटेड, देन हम जो भी फैसले लेंगे हम लेंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंह उठा के कहा जा रहा है
तो केंद्र बोला बेटा यूनियन टेरिटरी है, औकात में रहो। तो सर इसने सर हाईकोर्ट में डाल दिया पिटीशन, अरविंद केजरीवाल जैसे सीएम बने पहले यही डाला कि पहले केंद्र को निकालो यहां से। समझ में आई बात? लेकिन सर आपको समझना है कि कौन सही है कौन गलत है, इसीलिए बोला नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तभी राजनीति आप समझ पाएंगे, नहीं तो हवा में आपको कोई बहा के लेकर चला जाएगा। देखिए तो इन्होंने पिटीशन जैसे ही डाला कि अगर हम इलेक्टेड हैं तो फिर ये केंद्र का है। सर केंद्र ने रातों रात बिल ही बदल दिया और बोला क्या बोला सिंपल कि दिल्ली जब बनाए हम हैं, क्योंकि केंद्र के पावर से सर दिल्ली एक्ट के थ्रू बना है वो, और दिल्ली एक्ट किसने बनाया? केंद्र ने। तो केंद्र बोला दिल्ली एक्ट जब हम बनाए हैं, यानी कि दिल्ली है इसलिए क्योंकि हमने एक्ट बनाया है। तो बेटा जो तुम सीएम बने हो ना, अगर हम दिल्ली बनाए नहीं करते तो तुम सीएम कहां के होते? मेरी बात समझ में आ रही है? आदमी केजरीवाल सर चुप हो गया सर 15 दिन में बिल में सुधार कर दिया गया, और इसके बाद से फिर एक चीज और डाल दिया गया, इसके बाद से कोई पिटीशन दायर नहीं कर सकता है इस बात पे कि सर इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड, इसलिए क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश पहले है, स्टेट लेजिस्लेचर बाद में। और याद करो चौथा पॉइंट, इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म, उसमें केंद्र ने साफ तौर पे कहा था कि बेटा हम जो बोलेंगे हमसे जुड़े रहोगे, हमसे हटने का तुम्हारे पास औकात। अच्छा सोचो मैंने क्या बोला, हमने केंद्र को पावर क्यों दिया? क्योंकि हमको पता था कि सर आगे चल के क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो सकता है। अरे हाँ है ना, सुन रहे हो क्या? तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है सिंपल, और ओवरऑल मैं कंक्लूड कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। आप पहले 3 चीज लिख लेना, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तीनों समझ में आ गया? केंद्रीय सूची में सिर्फ केंद्र उस सारे चीजों पे कानून बनाएगा जो लिस्ट में होगा। राज्य सूची में जो सूची में होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य बना पाएगा, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे। समझ में आया पहले? पक्का? आगे आते हैं। तो यूनियन लिस्ट तो आप समझ गए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आप समझ गए। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर यूनियन लिस्ट में ज्यादा कानून है कि स्टेट लिस्ट में? यूनियन लिस्ट में। मतलब यूनियन लिस्ट में 100 कानून पे अगर केंद्र बना सकती है, तो सर स्टेट लिस्ट में मात्र 40 या 50 उसके पास हक है। तो जब रोने लगा तो कौन सा लिस्ट ला दिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट। तो सर उसी तरह आपसे कर सकते हैं अपने बड़े भाई छोटे भाई के साथ, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा ये घर में अप्लाई मत करिएगा, घर में सर भारी पड़ जाएगा। अगर सर गलती से उस चॉकलेट में अगर पत्थर निकला, उसके बाद आपको बताएगा छोटा भाई, समझ रहे? वो एक बात बोलेगा, हम पापा से कह दो रात में कहाँ गए रहो सर वो भी ब्लैकमेल करेगा आपको, वो एकदम मतलब कॉमन बात है, वो करेगा ही करेगा, वो छोड़ेगा नहीं भाई। आप उसको परेशान करोगे तो कुछ ना कुछ तो पिटारा रहेगा। आमतौर पे हर छोटे भाई या छोटी बहन के पास बड़े भाई या बड़े बहन का सीक्रेट होता है, आमतौर पे वो साइकोलॉजी है। और सर बड़ा भाई या छोटा भाई किसी से डरता, बड़ा भाई अगर डरता है या बड़ी बहन किसी से, तो छोटा भाई या छोटी बहन से डरता है, क्योंकि सर जो भी कांड आप किए हो वो सर उसमें अच्छा ये भी सच है कि बिना उसके सपोर्ट से वो कांड हो भी नहीं सकता है, उसका उसमें समर्थन चाहिए। सर वो क्या बोलता रहेगा, तो गेट पर देखते रहिए पापा आगे बिना क्योंकि उसके बिना काम चलना ही नहीं है। और सर उसके बाद आप चाह रहे हो कि एड़ा बन के पेड़ा खा ले, कैसे काम चलेगा भाई? वो गेट पे रहा है, उसको देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे मान लो वही है कि घी चुरा रहे हो आप, नॉर्मल बात है, या कुछ चुरा रहे हो, मम्मी जो रखी है उधर, उसको बोल तू गेट पर रखा है देखते रहिए। बड़ा भाई चढ़ गया ऊपर, छाली उली खा लिया ठीक है। अब छोटा भाई घर आवे बचा के रखिए, लेकिन बड़ा भाई पूरा खा गया। अब छोटा भाई समझा क्या करे, आवेदा तो सर बिना सामंजस्य के काम तो होगा नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, फिर भी पावर ज्यादा किसके पास है? सेंटर के पास। तो राज्य को मना के भी रखना है, लेकिन सर दिमाग, जब आपको पता है, आपको मैं बता देता हूं, जैसे ही ये केंद्र और राज्य का नियम आया, तो सर जवाहरलाल नेहरू कोने में बैठे हुए थे, मतलब चल रहा था, ठीक है। राज्य रोते रोते आया, हम लोग का क्या होगा? तो बोला अरे तुम लोग का सब ठीक होगा, चिंता क्या करते हो, तुम लोग को स्टेट लिस्ट दिए हम। कर स्टेट लिस्ट तो दिए, लेकिन उनमें 20 को है। तो बोला क्या चिंता करते हो, कॉन्करेंस नहीं दे देते हैं। लेकिन बस फर्क ये है
कि जिस चीज पे हम कानून बना देंगे उस पर तुम्हारा लागू नहीं होगा। तो जो भी पहले से तुम्हारा उस पर कानून होगा सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ किसका लागू हो जाएगा? केंद्र का। इसलिए शिक्षा जो था, एजुकेशन, वो राज्य में था, राज्य सूची में। लास्ट में उसको केंद्र ने कहा कॉन्करेंट लिस्ट में भेजो। इसीलिए उसके बाद अभी आरटीई एक्ट आया, जिसके तहत बहुत सारे नियम चेंज किए गए, और नियम चेंज करके केंद्र ने अपना नियम बनाया सर्व शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान जो चला था, सब पढ़े सब बढ़े, बहुत सारा। अब देखो वो पेंसिल ऐसे बनाया रहेगा, उसी पर दो बैठा रहेगा, उस पर लिखा रहेगा सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है। अब सर उसमें एक बच्चा लॉजिकल है, वो तो एक साइड में बनाया रहता है, वो कह रहा है टूट नहीं जाएगा, इधर दोनों तरफ रहेगा तो बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे भी बना दिया भाई, आप बना लो आप। चलो तो सर पहले ये समझ में आना, देखो एक चीज को समझाने के लिए बहुत कुछ समझाना पड़ा। जैसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं? 8। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो सर जहां पे सीएम का भी चुनाव होता है? कितने हैं? 3। उसके बाद सर आपको याद रखना है कि जब आप किसी चीज को समझते हैं तो रूल 1 डेमोक्रेटिक मैंडेट होना चाहिए, इलेक्टेड ग्रेटर देन अपॉइंटेड। और रूल 2 में बोला सीधा सा बात है कि सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। एग्जाम्पल 1 लिखिए। एग्जाम्पल 1 में और खुद से अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ऐसा लिखना यूनियन लिस्ट, यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेंटर, ब्रैकेट में लिख लो सेंटर, और ग्रेटर देन यहां लिखना स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये हुआ स्टेट। तो सेंटर ग्रेटर देन क्या हो गया? स्टेट्स। बाकी कहानी के तौर पे आपने लिख लेना कि यूनियन लिस्ट में मान लीजिए कि 100 कानून है, खुद से लिखो, मैं टाइम थोड़ा सा दे रहा हूं। ऐसा लिखना है यूनियन लिस्ट में मान लीजिए 100 कानून है, तो स्टेट लिस्ट में मात्र 20 कानून है, इसलिए राज्य रोने लगा। ऐसा ही अपने भाषा में लिख लो। तो राज्य जब रोया तो केंद्र ने बोला कि हम कोई बात नहीं, समवर्ती सूची बना दे रहे हैं। लेकिन हॉलो कैंडी ये निकला कि जिस चीज पे कानून केंद्र बनाएगा उस पे राज्य पे कानून लागू नहीं होगा। अब पूरा कहानी लिख लो, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, अब हम चुप के मुद्रा में जा रहे हैं। लिख लिए? पक्का लिख लिए ना? कॉपी चेक करूंगा मैं सभी का। ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 ही हो गया। अब एक एग्जाम्पल 2 मैं बोल रहा हूं, उसको समझना। एग्जाम्पल 1 में लिख लेना और उसका आप डिस्क्रिप्शन लिख लेना। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 ये ज़्यादा जरूरी है। देखिए बिल अलग अलग टाइप के होते हैं, तो पहला ही मैं आपको बिल वाला भी समझा ही देता हूँ। ठीक है, यहीं पे चलो ठीक है, निपट जाएगा साथ साथ। अच्छा चलो उसको अलग बता देंगे। पहले ये समझ लो, मैं एक बोल रहा हूँ मनी बिल। कौन सा बोल रहा हूँ? मनी बिल। मतलब कोई एक मनी बिल है। मनी बिल का सिंपल क्या मीनिंग है? मनी बिल का मीनिंग है कि सर उसमें पैसे से रिलेटेड बातें की गई हैं। ठीक है जी, पैसे से रिलेटेड बातें मतलब कि इतना फंड सरकार को चाहिए इसी जगह पे, इसलिए वो बिल पास कराया जा रहा है। ध्यान से देखना। अभी जैसे अभी आप आ रहे हो, अभी यहाँ से पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ी देर बाद ही पढ़ाऊंगा, बजट पढ़ाऊंगा। तो बजट में आपको बताऊंगा कि बजट जैसे कब होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद 3 सत्र होते हैं बजट के। बजट होता है, एक मानसून होता है, एक विंटर होता है। तो अभी जो विंटर का अभी है वो शुरू हो जाएगा और 1 फरवरी को मेन बजट आपका लागू होगा। ध्यान से समझना। मनी बिल पास कराए रहे थे। इधर देखिए, मनी बिल का पूरा हक केंद्र के पास है, मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जनरली मनी बिल पास कराती है सरकार। अच्छा सीधा सोचो, कॉमन सेंस से, अगर सरकार को पैसे ही नहीं मिलेंगे, उसको पैसे ही मांगने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लग जाए, तो काम क्या करेगा वो? और फिर सरकार क्या रह जाएगा?
आप समझ पा रहे हो भाई, नाम ही सरकार है तो सरकार के पास पैसे भी तो होना चाहिए, नहीं तो सर नाम बड़े दर्शन छोटे। अब नाम है सर, मान लीजिए बहुत बड़ा नाम है, फलना प्रसाद सिंह ठाकुर, ये वो बड़ा नाम, आ रहे हैं क्या, अब देखो बैलगाड़ी से आ रहे हैं। अब भाई तो ये जो अब आप सडनली सोचा आपने कि यार नाम इतने बड़े दर्शन छोटे हो गए, आप सडनली सोचते हो नहीं नहीं ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक नहीं है। जैसे अभी आप वेडिंग सीजन में जा रहे हैं सर, बार बार मैं वेडिंग सीजन थोड़ा एग्जांपल जानबूझ के ला रहा हूँ क्योंकि अभी चली माहौल वैसा रहा है। सर लड़का देखा, लड़का सर एकदम देखा, सर सोचिएगा मैं नस्लीय टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये रियल बात बता रहा हूँ, पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, तो कोई इधर से लिंक क्रिएट करके बोल देगा इसको गिरफ्तार कर लो इसलिए पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है जो चलिए काला है, अब सर लड़की देखो सर एकदम गोरी, अच्छा आमतौर पर देखा जाता है, अब सर जैसे देखा वो बैठा हुआ सब उसको कर, इसको वही मिल गया आमतौर पे बोल रहा है अब सर जनरली ये सुनने को आपको मिलेगा। और सर उसके बाद अधिकतर किसी को लगता है यार ये तो गजब बात हो गया, तो बोलता है कि तुम लोग साथ रहोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट लगेगा ब्लैक और व्हाइट पिक्चर होता है फोटो, वो लगेगा। अब सर ये जो चीज़ है ये सर किसी और का घटना नहीं है, सोनाक्षी सिन्हा के पापा का घटना है, शत्रुघ्न सिन्हा। एकदम सर शत्रुघ्न सिन्हा वैसा ही टाइप स्ट्रगल कर रहे थे और जिनसे उनकी शादी हुई खुद मिस, मतलब वो कुछ मिस वर्ल्ड है या कुछ ना कुछ है वो जो उनकी वाइफ है। तो सर ये गए हाथ मांगने कि सर शादी करने के लिए, तो उनकी जो मदर है वो बोली अगर तुम दोनों का शादी करेंगे तो तुम दोनों ब्लैक एंड व्हाइट लगेंगे और ये बात उन्होंने खुद बोला। तो देखो उस केसेस में चलो आप बोल के हंस दे रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं कर रहे हो, सर सेंटर भी तो राज्य को कुछ उसी ढंग से देखता है, लेकिन सर जिम्मेदारी कुछ वैसा ही है कि आप भले ठीक है जितना बोलना है बोल लो, लेकिन शादी तो भैया उसी के साथ होना है। समझ में मेरी बात, वही होगा ही होगा। अच्छा कुछ लड़कों को दिल पे लग जाता है कि सर देखो तो इसको ये मिल गया और हम लोग उनको दिल पे लगा रहता है, वो आगे कहता है आज हमको नींद नहीं आएगा कि भाई इनको अच्छा वो खाओ का दिल पे ले रहे हैं, कोई जरूरत है नहीं भाई, जिसके नसीब में जो है वो होगा, लेकिन फिर भी आमतौर पे ऐसा हो जाता है और लड़के लोग को ज्यादा परेशानी होता है इस बात में। इधर देखिए ध्यान से, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स में देखो इधर मनी बिल पास कराना था, तो मनी बिल पास कराना है तो राज्य बोला सर सारा पैसा आप ले रहे हो यार, हमसे पूछ तो लेना चाहिए कम से कम, क्योंकि टैक्स वुक्स और यहीं के लोग भी तो दे रहे हैं आपको, अरे है ना। अच्छा तो केंद्र बोला ओह बुरा लग गया, कोई बात नहीं, हम जो भी मनी बिल पास कराएंगे वो तुमको हम भेज देंगे, तुम देख लेना मनी बिल में क्या है नहीं। बोला बस बस खुश पे हम आंसू से सब पूछ उछ लिया एकदम, हमको यही चाहिए था, एकदम तैयार हो गया, कह रहा है लेकिन बस सुनो 14 दिन तक तुमको टाइम देंगे, अगर 14 दिन तक तुम उस बिल में कुछ भी चेंज या नहीं करते हो तो बिल फिर बिल ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, अगर तुम मना भी कर देते हो तुम नहीं भी करते हो तब भी बिल क्या हो जाएगा पास। तो पहले क्या बोला मनी बिल कौन पास कराएगा, केंद्र, राज्य रोने लगा हमसे भी पूछ लेते कम से कम, आंसू सर आंसू। उसके बाद सर राज्य जैसे ही आंसू निकाला तो दो चीज हुआ, केंद्र बोला भाई चिंता मत करे बिल तुम्हारे पास चला जाएगा, समझ राज्य खुश, अरे जो जाएगा वो हम पढ़ेगा हमारे तो जाएगा, राज्य खुश। बोला लेकिन बस एक ही शर्त है कि 14 दिन तक मन होगा तो देख लेना, तो उधर अपना तेल लेना ना, हम सिंपल सा पास इधर करा लेंगे। तो सर यहाँ पे भी पावरफुल कौन हो रहा है, सेंटर के स्टेट, सेंटर। तो रूल 1 है कि रूल 2 है, रूल 2। तो एग्जाम्पल मैंने बोला कि मनी बिल भी पास कराने में सेंटर क्या होगा, ग्रेटर देन स्टेट्स, और राज्य को तो भेजेगा, राज्यसभा को भेजेगा, लेकिन वो सर कंपल्सरी नहीं होता है, 14 दिन तक कोई सजेशन देगा तो ठीक, नहीं तो बिल ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। सो सी ग्रेटर देन एस। हो गया गोल्डन रूल है सर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा ये। अब रूल 3 पे जाने से पहले एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, लिख लो, उसके बाद एक और एग्जांपल बता देता हूं, एकदम कहानी के भाषा में लिख लेना, ठीक है, तभी मजा आएगा आपको। रूल 3, और सॉरी रूल 3 से पहले एक और एग्जांपल। राज्यपाल जानते हैं आप लोग, जानते तो होंगे ही, लेकिन क्या है नहीं है वो अच्छे से डिस्कशन अलग देखेंगे, समझा दूं। पहले लिख लिए हो सब लोग, आगे बढ़े, बढ़ते हैं सर। गवर्नर तो राज्य के पाल हैं ये, राज्य के क्या है,
पाल हैं। सर आपको अभी जो मैंने बताया था ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो गवर्नर से पहले क्या जुड़ गया है? लेफ्टिनेंट। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? इधर देखिए, मुझे एक बात बताओ, भले ही ठीक है जो भी है, आप अपने छोटे भाई पे एक तो नज़र तो रखोगे कि कहाँ जा रहा है ये, ड्रग्स व्रग्स पीना तो शुरू नहीं कर दिया, कहीं कोने में जाके बीड़ी तो नहीं पीना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, नजर तो रखोगे ना, कम से कम नजर तो रखोगे। अरे आए ना, सही है। देखो केंद्र मान लिए बड़ा है, लेकिन राज्य पे नजर तो रखेगा ना कि राज्य में चल क्या रहा है। अरे ऐसा नो, अगर राज्य पे नजर रखेगा तो सर दो बात समझिए इधर ध्यान से, तो किसी न किसी को तो उसके पीछे लगाएगा। तो किसको लगाएगा? गवर्नर को। गवर्नर को क्या बोला? सुनिए, आप आराम से जाइए, इसीलिए राज्यपाल हर राज्य में होता है। आप लॉजिक सोचो ना, हर राज्य में होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन सर गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? केंद्र, सेंटर। सेंटर अपॉइंट करेगा किसको? गवर्नर को। सर गवर्नर आंख कान मुंह नाक है किसका? सेंटर का। जो भी एक एक बात, अगर मान लो चीफ मिनिस्टर खैनी खा लिए, वो फोन करके बोलेगा चीफ मिनिस्टर खैनी खा ले, बात केंद्र को बोल रहे हैं। मतलब सर उसको इधर अपॉइंट किया गया है। क्या किया गया है? तो गवर्नर अपॉइंट है, और गवर्नर का फर्ज है कि सर इधर सीधा सा बात सोचो, अगर आप किसी को, आप उसको चापलूसी से, सर सोचो चापलूसी के कारण ही आपको मान लो गवर्नर बना दिएगा। ये वर्ड बोलने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ऐसे सोचो, इलेक्शन से तो आप जीते नहीं, आपको क्या किया गया? अपॉइंट। तो जब अपॉइंट किया गया तो सर आप अभी खुद सोचिए, अभी खुद ना खुद तो ये काम जरूर सोचेंगे क्या कि यार हमको केंद्र के प्रति नमक हलाल तो नहीं बनना है, कम से कम वफादार तो बनना है ना। बिहार में नौकरी ज़्यादा इसलिए नहीं मिलता है कि आप टैलेंटेड हैं, बिहार में नौकरी चापलूसी ज़्यादा करिएगा तो ज़्यादा मिल जाएगा जल्दी। मेरी बात समझ में? ये सर्वे है सर, हम नहीं कह रहे हैं। अब यहाँ पे गवर्नर आ गए, ठीक है मान लिया आ गए गवर्नर। अब गवर्नर साहब सोचेंगे कि हमको अपॉइंट कर दिएगा, एकदम जिला हिला देंगे पूरा, जिला क्या राज्य ही पूरा हिला देंगे। मुझे बताओ इस राज्य में सीएम भी तो है ना, है कि नहीं? तो बड़ा भाई छोटे भाई पे नजर रखने के लिए किसको भेज रहा है? गवर्नर को, कि लागल रहा पीछे। अब गवर्नर साहब पूरा एकदम देख रहे हैं। फिर बताइए, सीएम को भी अपना कुछ ना कुछ हर राज्य में उसको भी तो अपना बिल पास कराना पड़ेगा। पहले एग्जाम्पल, पहले ये लिखो, एग्जाम्पल में लिखना है एग्जाम्पल 2 या 3, सेंटर अपॉइंट गवर्नर। पहले यहां से थोड़ा सा लिखो, हो गया? अब देखो गवर्नर को कुछ समय बाद ऐसा फीलिंग नहीं आएगा, इधर देखो कि यार यहाँ राज्य में सारा डिसीजन कौन ले रहा है? सीएम। केंद्र खाली हमको अपॉइंट कर दिए, हम खाली इधर के बात को उधर कर रहे हैं, उधर के बात को इधर कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हो? कुछ उसके पास पावर ही नहीं है। आपको कुछ समय बाद फीलिंग नहीं आएगा कि सर हमको पॉपेट बन गए हम? सर देखो पापा बोलते हैं, जैसे पापा ना मत सोचो, पापा ने और पापा मम्मी के बीच में जब लगा होता है तो पापा कुछ बोला, मम्मी कुछ बोली, सर आप दोनों से सुन रहे, उधर जा रहे, वो भी दो तबड़ा भी तो थोड़ा खोल रहे नहीं। अब ये, अब सर आप क्या करो, बीच में कुछ सोचोगे नहीं कि यार गजब है। इसीलिए आमतौर पे गवर्नर सर बहुत डेंजरस होता है। अधिकतर स्कैम में गवर्नर का हाथ होता है, क्योंकि देखो ये समझ में आने लगे ये क्या कर रहा हूं मैं यार, नहीं इसको बोल रहा हूं तो ये मान नहीं रहा है, क्योंकि बोल रहा है तो केंद्र बोला वक्त, ऐसा बात थोड़ी है, हरामखोर, दिमाग ठीक कर अपना। अब गवर्नर कह रहा है अच्छा सीएम के पास आ रहा है, सर सीएम इसको भाव नहीं दे रहा है, इसलिए क्या कि इसको भी डर लग रहा है कि हम कुछ भी करेंगे यार हमको किसको बोलेगा इसको। आप सोच रहे हो सर कितने सर ये मतलब कितने डिस्पोटिक मैनर में, कितना इस डेंजरस मोड में है कि सर कुछ भी कर लेगा। अब इसको आइडेंटिटी क्राइसिस होगा नहीं क्या, क्योंकि ये कुछ प्लान भी नहीं बना रहा, और जो इसको बोल रहा है वो बिलीव नहीं कर रहा, और केंद्र सर सेंटर में सीएम भाव ही नहीं दे रहा है। सही था देखो, तो फिर ये क्या करेगा, ये बोलेगा ना कि कल हमको अपॉइंट किए हैं, उससे बन गया था, हम ऐसे ही ठीक थे। तो सर ये रोने लगा। अब जैसे रोने लगा तो केंद्र बोला चिंता क्या करते हो, चिंता मत करो, तुम्हारे पास विचारशीलता बहुत ज्यादा रहेगा। विचारशीलता ज्यादा मतलब देखो ऐसे समझो, प्रेसिडेंट जानते हैं आप, तो प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हुआ है ना, लेकिन गवर्नर का इलेक्शन हुआ है क्या? नहीं।
तो प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है कि गवर्नर? प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड गवर्नर इज क्या? अपॉइंटेड। अब सर सोचो, प्रेसिडेंट जो भी है ना वो डायरेक्ट सजेशन देगा गवर्नर को। इसीलिए जब किसी राज्य में जब कोई पार्टी नहीं जीतती है, मेजोरिटी में नहीं आती है, तो उधर से सेंटर से प्रेसिडेंट गवर्नर को बोलेगा कि पार्टी को बुलाइए और पार्टी को बुला के बहुमत हासिल करें। जानते हैं इंटरेस्टिंग बात, इधर देखिए कर्नाटका में क्या हुआ कि सर कोई पार्टी को बहुमत नहीं मिला। मतलब जैसे किसी को 203 सीट चाहिए था, किसी को नहीं मिला। अब सर सब पागल थे, तो प्रेसिडेंट ने गवर्नर को बोला कि सुनिए, जब किसी को बहुमत नहीं मिला तो उसके बाद जो किसी एक पार्टी को जिसको ज्यादा वोट मिला है उसको बुलाइए और बोलिए कि वो अपना बहुमत और लोगों से मिलकर सिद्ध करे। अरे है ना, कुछ बुझा रहा है? मतलब कि 113 सीट आपको चाहिए, मान लीजिए आपको वोट में मिला है मान लीजिए 103, तो 10 कहीं और से मिल जाएगा, तो आप पार्टी में आप क्या बना लीजिएगा? सरकार बना लीजिएगा। अब सर 103 आपके पास है, 10 और चाहिए, तो आप एक बात बताइए, नियम के हिसाब से गवर्नर किसको बुलाएगा? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो 103 मान लीजिए मिला है कांग्रेस को, और मान लीजिए बीजेपी को मान लीजिए कि वोट मिला है 45, तो गवर्नर किसको बुलाएगा? पहले 103 वाले को। सर गजब हुआ, गवर्नर बुला लिया बीजेपी वालों को। गजब चल रहा है, गवर्नर ने बीजेपी को बुला लिया सर कि आप आइए और यहां पे क्या करिए? सरकार और बहुमत साबित करिए। सर कांग्रेस वाला सरकार की ऐसा नहीं मानेंगे, FIR कर दिया। कांग्रेस वाला पागल हुआ पड़ा है, ये क्या चला है? नौटंकी चल रहा है। बाद में गवर्नर पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर बनाया, क्या गजब, अब दिमाग भाई ठीक है कि नहीं आपका? फिर गवर्नर को अपना चेंज करना पड़ा डिसीजन, और फिर किसको बुलाया गया? कांग्रेस को। अच्छा आप बात बताओ, ये गलत हुआ था कि सही हुआ था? गलत हुआ था। लेकिन सर सरकार हर जगह बीजेपी की था, बीजेपी सर गजब किया हुआ है, बीजेपी ने इतना गजब गजब कांड किया हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सर इधर तो हम भले कितना भी कुछ कह लें, लेकिन नियम इज क्या है? और लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। तो सर हम कितना भी कुछ भी कर लें, तो गवर्नर ने बुलाया। सर सोचो आप, गवर्नर ऐसा क्यों किया? क्योंकि सोचो आप, गवर्नर के पास देख रहे हो आप, कोई सुनने वाला नहीं है, वो इसलिए ऐसा फालतू फालतू डिसीजन लेगा। जब किसी के पास काम नहीं होगा तो सर वो डिसीजन ऐसा ही फालतू फालतू लेगा। आपके पास अगर काम रहता है, आप व्यस्त रहते हो, है ना, जो खाली आदमी रहेगा वो सर अजीब अजीब बात करेगा, अजीब अजीब। आपके पास कहेगा जानते हैं हम एक मशीन बनाए, वो खाली आदमी है पिछले 15 साल से। अब एक मशीन बनाए, कौन सा मशीन? कहेगा ऐसा मशीन बनाया बाइगॉट की, इधर से पानी डालेंगे और पानी डालते उधर से सोना निकल जाएगा। कह रहा बस बस उधर दिखाओ पहले। तो लॉजिकली सर आप सोचो, गवर्नर के पास वैचारिकता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गवर्नर सर ये सोच सकता है कि किस बिल, इधर देखिए चीफ मिनिस्टर ने कोई बिल अपने राज्य में पास किया, तो गवर्नर उस बिल को बोल सकता है कि इस बिल को हम अभी रखे हुए हैं और इस बिल का परमिशन प्रेसिडेंट से लेने के बाद इस बिल को पास कराना है नहीं कराना डिसाइड होगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये सब वैचारशीलता नहीं है। लेकिन सर इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आपको मिल गया कि आपको आंसू बहा रहे थे, आंसू चुप करा दिया गया। लास्ट में क्या बोला गया? क्योंकि तुम हो अपॉइंटेड, तो तुमको जब चाहेगा तब प्रेसिडेंट हटा के लत मार देगा, बात खत्म। अरे बुझा रहा है? तो सर सिंपल सा लॉजिक ये है, कहने का मैं ओवरऑल बताने का तरीका क्यों है कि गवर्नर के पास भी पावर है, गवर्नर भी करता है, लेकिन सर जब केंद्र की बात आती है तो जब चाहे केंद्र हटा सकता है, जब चाहे लगे। इसीलिए गवर्नर लोग ज्यादा जब कूद फान करता है तो केंद्र बोलता है थोड़ा दिन शांति रखिए, अब इसके बाद जब मौका मिलेगा सुधर जाइएगा, जब आप अच्छे से चापलूसी सीख जाइएगा तब फिर कहीं और का बना देंगे। इसलिए आमतौर पे अभी तक मूवीज देखोगे ना, जो पॉपुलर कुछ मूवीज है उसमें देखिएगा गवर्नर का रोल बहुत है। एक मूवी है, पता नहीं मुझे ध्यान में नहीं है, उसमें IAS ऑफिसर रहती है वो लड़की, और उसका जो पति वो समाज सेवक है, जो इसमें हीरो का रोल में है। तो समाज सेवक वो सोशल सर्विस रहता है, वो बहुत गरीबों को खाली मदद करता है बस। और IAS ऑफिसर जो है वो सर असिस्टेंट है गवर्नर की, ठीक। अब होता ये है कि जितना भी कांड हुआ रहता है उसमें उन सब में संलिप्त रहता है गवर्नर, लेकिन उस समाज के सामने बहुत सीधा और बहुत नेक इंसान रहता है। अब उसको जब पता चलता है इसको, क्योंकि समाज सेवी है उसका हस्बैंड, सुनना ध्यान से, तो जब पता चलता है कि गवर्नर ने जमीन हड़पने के लिए वहां के गांव को खाली कराना शुरू कर दिया, तो ये विरोध करता है। गवर्नर को जब पता चलता है कि ये जो लड़का है वो इसका पति है, मेरा ही असिस्टेंट है ये, लेकिन गवर्नर ने उसकी हत्या करा दी थी, गवर्नर उसका हत्या करा देते, यानी कि इसका पति गए और इसके पति को झूठ मूठ के केस में फंसा के खत्म कर दिया। अब बची कौन? ये
लेकिन इसको भी अभी तक तब सच्चाई इसको बाद में पता चलता है कि तो हम जिसके असिस्टेंट है, जिसके लिए हम इतने वफादार हैं, वही सारा गेम खेल रहा है। समझ रहे हो? लेकिन अब इसको एक्टिंग करना पड़ता है कि नहीं हम आप ही के साथ हैं। तो ये पूरी तरीके से गवर्नर को आश्वस्त कर देती है कि बेटा हम आप ही के साथ हैं, आप ही के पक्ष में हैं। इसलिए सारे धांधले में खुद शामिल रहती है, लेकिन जो पैसा और जो कुछ रहता है लास्ट में औकात दिखा देती है गवर्नर को भी। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है गवर्नर का चीटिंग करने का चांस बढ़ जाता है आमतौर पे, क्योंकि उसका ऐसा ही चीज है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए गवर्नर को थोड़ा सा मतलब थोड़ा खिसका हुआ हो जाता है वो। तो सर फिर भी पावरफुल इसका सर एक कठपुतली, इसका हाथ केंद्र को, सॉरी कठपुतली का कौन है, केंद्र में कौन है सर? केंद्र ही है, सरकारी इसको सर जैसा मन वैसा ना चलेगा। इसी वजह से गवर्नर सर खतरनाक है। ओवरऑल रूल 1 इलेक्टेड ग्रेटर देन अपॉइंटेड, रूल 2 सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। अच्छा मैंने जितने एग्जांपल दिए उसमें आपको क्या नहीं होता तो हम कैसे सर हमारा इंडिया का एक ही नागरिकता कैसे पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता पॉसिबल। अरे है ना? तो इसलिए कहने का लॉजिक है कि केंद्र जरूर पावरफुल, आपको बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन सर पूरे राज्य को बांधने के लिए एक किसी के हाथ में बागडोर देना बहुत कंपलसरी था, नहीं तो फिर पूरा बिखराव हो जाता। समझ पा रहे हैं? इसलिए सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स रूल 2। रूल 3 लिखिए। 2 रूल और है, इसको आज ही बता दूं क्या? बता ही देता हूं। चलिए रूल 3 और रूल 4। तो पहले रूल 3 लिखिए। रूल 3 में लिखिएगा सेपरेशन ऑफ पावर। पॉलिटी तो सब पढ़ के आए हुए कि होगे थोड़ा बहुत पहले ना कहीं इधर उधर। समझ रहे हो? पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी ही चल रहा है। तो नहीं तो पॉलिटी में आमतौर पे क्या पढ़ते हैं? गजब पढ़ते हैं सर। 3-4 चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है पॉलिटी में, और वो पढ़ने के बाद लगता है सबको कि हमको सब आ गया है। अच्छा जैसे आईएएस का एग्जाम नहीं जाता है, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है भाई, ये क्या क्या है? रूल 1 रूल 2 रूल 3 कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी आगे बताने वाला मेजोरिटी, उसमें बाद दिमाग ही लेगा, कहेगा ये पॉलिटी का नहीं हो सकता। भाई गॉड सर झूठ मत बोलो, आप पॉलिटी का ही है वो। देखिए इधर तो पहला है रूल 3। रूल 3 में मैंने क्या बोला? सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन मतलब क्या होता है? साथ की अलगाव, अलगाव, सेपरेशन ऑफ पावर। बस इसको इकट्ठा रूल 3 और रूल 4 को एक ही साथ समझ जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश याद है ना? यहां वर्ड लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मीनिंग है सर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों का अपना पावर का जोन अलग अलग है। इधर देखो सर, क्या ये जरूरी है कि जो जज होंगे वो आकर लोकसभा में बैठ जाएंगे? बैठेंगे का? नहीं बैठेंगे। क्या बैठेंगे भाई? उनका अपना अलग है। अरे है ना? एग्जीक्यूटिव। अब ऐसा थोड़ी है कि सर लोकसभा वाला अब जज बोलेंगे कि हमारे रूम का एसी खराब था तो हम आपके घर में आ गए, सर उठाकर 2 घंटा आप देगा उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि सर क्या है यहाँ पे? सेपरेशन ऑफ पावर। पहले लिखो सेपरेशन ऑफ पावर, फिर मैं एक चीज समझाता हूं, फिर आगे लिखना। जो पॉइंट बोल रहा हूं लिख लो, फिर आगे बोलेंगे, एक ही साथ बताएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SOP। किसको आपत्ति नहीं है ना? नहीं सर। सेपरेशन ऑफ पावर में 2 टाइप पहले देख लेना। एक है इंटर सेपरेशन ऑफ पावर, इंटर SOP, और दूसरा है इंट्रा सेपरेशन ऑफ पावर। इंटर जानते हैं ना? इंटर कहले बड़ा कि ना कहले बड़ा, यही पूछा जाता है कि इंटर किए हो कि नहीं किए हो। इंटर का मीनिंग समझ में नहीं आता है। इंटर का एक स्पेलिंग भी होता है ENTER, समझ रहे हैं ना? ये नहीं लिखा हूं मैं यहाँ INTER लिखा हूं। नेट बैंकिंग आप लोग यूज करते होंगे तो वहां पे रहता है कि इंट्रा बैंक, इंटर बैंक ट्रांसफर। आप लोगों को कुछ चीजें बेसिक सिखानी पड़ेगी, ठीक है ना? जरूरी है। देख लिया इंटर और क्या है इंट्रा। ये देखो इंट्रा जब भी मैं लिखूं, मिंत्रा नहीं है ये इंट्रा है। और इंट्रा का एक ही मीनिंग होता है इनसाइड, अंदर। उसके अंदर क्या है समझ रहे? अभी बताने वाला हूं, कुछ ध्यान से समझ लो। ब्रह्मा विष्णु महेश का काम आने वाला है। अभी एक ही टेबल में दोनों लॉग क्लियर हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से चल लेंगे। तो देखो इंटर सेपरेशन ऑफ पावर को ऐसे समझते हैं। मान लो LEJ, क्या है? LE
तो ये हुआ इंटर सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि फर्स्ट स्टेप में एल, ई और जे तीनों का पावर अलग अलग है, तीनों अपने अलग अलग जोन में काम करेगा। लेकिन सवाल उठता है इंट्रा का। तो इंट्रा है सर एल के अंदर कुछ होगा। मान लीजिए मैंने बोला लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग बैठता है कि एक जगह बैठता है? अलग। लेकिन है किसके अंदर है? एल के अंदर ही तो है ये। अरे है ना। इंट्रा का मीनिंग क्या है? इनसाइड। तो इंटर सेपरेशन ऑफ पावर जब बोले तो क्या लिखोगे? एल ई जे जब अलग बैठे तो क्या हो गया? इंटर सेपरेशन ऑफ पावर, पहला स्टेप। क्लियर है यहां तक? इंट्रा मतलब कि उसके अंदर जो है वो भी सेपरेट आउट होकर बैठेंगे। जैसे कि अगर यहां जैसे मैंने बोला इंट्रा, इंट्रा का मीनिंग क्या है? इनसाइड। अरे क्या सुन रहे हो सर? इधर बताओ, लोकसभा, अभी मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, लोकसभा का एमपी को आप डायरेक्ट चुनते हो कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। भाई एमपी एमएलए को क्या चुनूंगा? डायरेक्ट। अरे यही एमपी एमएलए तो बैठेंगे जाके लोकसभा में। आमतौर पे संभालने के लिए ऐसे याद रखिएगा, राज्यसभा है आर, आर मतलब क्या होता है? रेड। राज्यसभा का जो नीचे का कारपेट होगा वो रेड कलर का होता है, इसीलिए उसको बस याद रखने के लिए याद रखना, ये भी पूछ लेता है। और जो आपका लोकसभा वाला उसमें ग्रीन कारपेट होता है। हाँ, इसलिए जब देखना कभी लोकसभा या राज्यसभा का डिबेट चलेगा, डिस्कशन मीटिंग चलेगा, या आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे लोकसभा का डिबेट, खाली सर्च करो तो लोकसभा में नीचे का जो होता है वो सर ग्रीन कलर होगा, और राज्यसभा में जो नीचे का फर्श और जो आपका मैट होता है वो कौन सा कलर होता है? रेड। तो इसलिए ध्यान में रखना। तो बताओ लोकसभा का एमपी डायरेक्ट चुनाया गया, हाँ या ना? अभी लास्ट में पूछ रहा हूं, राज्यसभा के एमपी को कौन चुना था? एमएलए। अरे टेबल में बोला था ना कि एमएलए चुना था किसको? राज्यसभा के एमपी को। तो सर वो इनडायरेक्ट था कि डायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अब मुझे बताओ ध्यान से, राज्य जो लोकसभा वाला है एमपी एमएलए वो कहां बैठेगा? लोकसभा में कि राज्यसभा में? लोकसभा में। और राज्यसभा वाला एमपी एमएलए कहां बैठेगा? राज्यसभा में। इसीलिए राज्यसभा का कोई एमपी आकर लोकसभा में नहीं बैठ सकता, और लोकसभा का कोई एमपी जाकर राज्यसभा में नहीं बैठ सकता। तो क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि हर किसी का अलग अलग पावर है, तो हर किसी का अलग अलग अपना लिमिटेशंस है। तो ये हुआ इंटर सेपरेशन ऑफ पावर, और ये क्या हुआ? इंट्रा सेपरेशन ऑफ पावर। ना तो किसी बात का डिस्कशन जुडिशियरी यानी कि जे में हम जाते हैं, जे, तो जे कोई औकात नहीं है कि जे एल के बारे में डिस्कशन करेगा अपने घर में, और ई एल के बारे में या जे के बारे में डिस्कशन करेगा अपने घर में। जब तक कोई फाइल या एफआईआर या कंप्लेन जे में नहीं गया है, तब तक जे कभी भी एल और ई के बारे में डिस्कशन नहीं करेगा। यानी कि सर जुडिशियरी अपने काम से मतलब रखेगा, लेजिस्लेटिव अपने काम से मतलब रखेगा। जब किसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो कोई ना कोई लोग केस दायर करेंगे, कहां? जुडिशियरी में। जब जुडिशियरी में दायर करेगा तभी जुडिशियरी एल के बारे में या ई के बारे में डिस्कशन करेगा, नहीं तो डिस्कशन नहीं करेगा। अरे कुछ बुझा रहे सर? इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सोचो स्ट्रक्चर, इसलिए आपका भी लाइफ ऐसा ही होना चाहिए। सर हम अपने घर में हैं, हम अपना सोचते हैं, हमको क्या करना है भाई? हम अपने घर में किसी और का डिस्कशन क्यों करें? और मैंने बोला था जो आदमी किसी दूसरे के डिस्कशन कर रहा है वो सर सबसे लो आईक्यू का है। हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ पढ़ाते समय एथिक्स में याद है मैंने बोला था कि जो आदमी बहुत दूसरे लोगों की खाली बातें करता रहता है वो बहुत नीचे लेवल का आदमी है। जो आदमी अपने आइडियाज के बारे में बात करता है कि मेरा क्या होगा, मेरा लाइफ कैसे ठीक चलेगा, हम क्या ऐसा करें कि बेहतर हो, वो आदमी काफी ऊपर है। वो आज नहीं तो कल बहुत आगे निकल जाएगा। तो जुडिशियरी क्या है? वो अपने जोन में काम करेगा, इसका पावर अलग है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का अपना पावर अलग अलग है, कोई एक दूसरे से हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब तक कि कोई केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं पहुंचता है तब तक सर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को यह पावर नहीं है कि सरकार के बारे में कुछ भी डिस्कशन करे या कुछ भी बोले। यहां तक क्लियर है जी? एक हो गया इंटर सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा क्या हो गया? इंट्रा सेपरेशन ऑफ पावर। इसी तर्ज पे रूल 4 है, रुक जाना बता देता हूं फिर लिख लेना। इसी तर्ज पे है रूल 4। और सर यहां जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है ना, तो रूल 4 में आ जाएगा चेक्स एंड बैलेंसेस। रूल 4 में आ जाएगा चेक्स एंड बैलेंसेस। रूल 4 थोड़ा सा गैप छोड़ के और रूल 4 लिख लेना, और वहां पर लिखना चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक एंड बैलेंसेस। अब इसका मीनिंग क्या है? क्या बोला हूं? चेक्स एंड बैलेंसेस। एक ही साथ एक बार और बता दूंगा, चिंता मत करो, बहुत बताऊंगा आप लोग को। देखो इधर,
एक बार और एक ही साथ बता देते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का मीनिंग समझ लो। देखो इधर ये मान लो रहा एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में मैंने क्या बोला था आपको, एलईजे बोला। वो इंटर होगा कि इंट्रा होगा? इंटर, यानी कैसे देखो, ये इधर मैं लिख रहा हूं इंटर और इधर लिख रहा हूं इंट्रा। कुछ बुझा रहा है? इंटर सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग है एल ई के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, ई जे के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, कोई एक दूसरे बारे में कुछ नहीं बोलेगा। इंटर का मीनिंग क्या है? इंटर का मीनिंग है एल है मान लो, तो एल के अंदर भी दो डिपार्टमेंट आ गया। कौन कौन बताना जरा, कोई बताएगा? लोकसभा और राज्यसभा। आपको मैंने पूरे टेबल में बताया है, लोकसभा और राज्यसभा। और फिर ए हो गया एल, एल के अंदर कौन हो गया? लोकसभा और क्या हो गया? राज्यसभा। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ये हम जो अभी बता रहे हैं, आप इंटर और एक इंटर, देखो इंटर लिख लेना, इंटर लिख के एल ई जे कर देना और इंट्रा लिख के ऐसे लिख लेना। क्यों? क्योंकि सर अभी बस खाली नाम चेंज करके और मैं खाली एक और चीज लगा रहा हूं, बस ध्यान से। एक है इंटर, एक है इंट्रा। इंट्रा का मीनिंग क्या होता है? आउटसाइड के इनसाइड? आउटसाइड, इनसाइड। आज पूरा गाना सुना दिया है ना? अलग अलग वेराइटीज के हैं। डोला रे डोला। पूरा एकदम ये लोग गाना सुना के मस्त, तो मस्त हो लो। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ गाना सुन भी नहीं रहा होगा, समझ रहे हो? वो अपने काम में बिजी है, बस कुछ ना कुछ बजते रहना चाहिए कि दिमाग भुला जाए। लिख लिए? अरे है ना, सही है। देखो भले ही पावर अलग अलग हो, लेकिन सर उस पे सर कुछ ना कुछ चेक तो करेगा। देखो रूल 4 सेम एज इट इज है, देख लो सेम एज इट इज रहेगा, ऐसा ही बना लेना। लेकिन यहां देखो, जहां पे मैंने सेपरेशन ऑफ पावर लिखा है, यहां आपको क्या करना है? ये है इंटर सेपरेशन ऑफ पावर। यहां मैं लिख रहा हूं इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस, और यहां लिख रहा हूं इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब क्या? एल जो है वो ई पे नजर रखेगा, एल जो है वो जे पे भी नजर रखेगा। मतलब इस हद तक नजर रखेगा कि सर ये अपने औकात से बाहर अगर कुछ काम नहीं कर दे। सर जरूरी भी तो है। इधर देखो, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले ले, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उन सारे लोगों को फांसी दे दो जो दाढ़ी रखे हुए हैं, तो सर ये गलत बात है। तो सर उस समय एल तो हस्तक्षेप करेंगे ना, बेटा ये क्या लॉजिक है ये दाढ़ी वाले को फांसी देने का? चेक करेगा नहीं करेगा? कोई ठोस होना तो चाहिए। अब सारा दाढ़ी वाला सब छिलवा के भाग रहा है इधर उधर। आप समझिए, सारा भाग रहा है। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो सबसे पहले तो हम ही भागेंगे वहां से। तो कहने का लॉजिक ये है कि सर सब भागने शुरू, सब देख रहे कहाँ भाग रहे हो? तो सर हम दाढ़ी से भी करना चाह रहे, नहीं तो पीछे तो फांसी लेके आ रहा है। तो कहने का लॉजिक ये है कि सर आप भले ही पावर अलग अलग है, घर अलग अलग है, लेकिन आप उसको चेक्स और बैलेंस तो करोगे ना यार। ये कुछ भी ऐसा ना हरकत कर दे जिससे कि पूरे देश में सर या तो राष्ट्रीय हित खतरे में आ जाए, या लोग खतरे में आ जाए, या कोई दंगा हो जाए। या सुनो, तो सर रूल 4 का मीनिंग है क्या? सिंपल, चेक्स एंड बैलेंसेस लिखवा दिया। चेक्स एंड बैलेंसेस में लिखना है इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हुआ? जब एल ई पर नजर रखे, जे पर नजर रखे तो इंटर, जब लोकसभा राज्यसभा पर नजर रखे, जब ये उस पर नजर रखे, जब ये उसके अंदर रखे, तो हो गया इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस। पहले कितनों को समझ आया? हाथ खड़े करो। ठीक है, तो पहले इंटर, फिर क्या? इंट्रा। तो इंटर का सिंपल मीनिंग है आपस में, यानी कि एल ई जे में। इंट्रा का मीनिंग है इनसाइड, अंदर, इसलिए बोलते हैं इंटर बैंक ट्रांसफर। इंटर बैंक मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से, इंट्रा मतलब होता है कि उस बैंक के अंदर उसके मिनी ब्रांच जो भी है। क्या करना है? ऐसे लिखना है, जैसे लिखे हो ऐसे लिखना है। बस क्या लिखना है? रूल 4 लिखना है। रूल 4 में ऊपर में क्या लिखोगे? चेक्स एंड बैलेंस। सुनो ध्यान से। और नीचे यहां लिखना है इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस। सी एंड बी का मीनिंग है चेक्स एंड बैलेंसेस, यहां है इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, गोल्डन चारों रूल दिमाग में रहना चाहिए। अभी एक एग्जांपल पूछूंगा, उसके बाद आप समझ जाओगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं।
तो सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग क्या है? सिंपल एक मीनिंग है कि सर ना तो एल डिस्टर्ब करेगा ई को ना ही जे को, ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इंट्रा मतलब है ना लोकसभा राज्यसभा को करेगा ना ऐसे उसको करेगा। चेक्स एंड बैलेंसेस है कि एल ई पे नजर रखेगा इंटर, और इंट्रा मतलब होता है कि जब सर उसके अंदर लोकसभा राज्यसभा पे नजर रखे इस तरीके से। सर सोच के देखो, एक गार्जियन को बच्चे को अगर पूरा टाइट कर दिया, कहीं भी जाना नहीं जाने दे रहा है एकदम टाइट, तो सर वो बच्चा बिगड़ना तय है, आप मान लीजिए। क्योंकि पूरा सख्त अगर आप उस पर हो गए तो बच्चा बर्बाद होके रहेगा। और बिहार में आमतौर पे ऐसा ही चलता है, ठीक है जी, कहने नहीं दिया जा रहा है स्पेशली गर्ल्स लोगों को। अब उससे क्या हुआ, उसका माइंड उसी में रह गया और सर वो बहुत देखिएगा इरिटेशन बिहेवियर आ जाएगा, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगी, बहुत परेशान हो गया और सर उसमें वायलेंट नेचर आ जाएगा। सुन रहे हो ध्यान? आप इतने सख्त हो गए कि आपने उसको आज़ादी थोड़ी भी नहीं दी। अब सर सोचिए एक ऐसे गार्जियन जिसने पूरा आज़ादी दी है, जा जो करना है कर, अब सर वो लगा ड्रग्स बेचने। तो कहने का मीनिंग क्या है, जब आपने पावर दिया, फ्रीडम दिया, दैट इज योर पावर, यानी कि आपको कुछ पावर मिला, लेकिन उस पावर को बैलेंस में रखने के लिए आपने क्या किया, चेक्स एंड बैलेंस किया। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जब आपने पावर दिया तो क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर। आपका भी कुछ पावर है, उसका भी कुछ पावर है, लेकिन सर उसके बच्चे पे, आप अपने बच्चे पे नजर तो रखोगे ना कि कहां जा रहा है कहां नहीं। आपने उसको बाइक दे दिया खरीद के, अब वो सर घूम रहा है, रात में मिला चंदमारी, अब समझ रहे, अब चंदमारी रात में मिल रहा है तो सर दिमाग में खराब, अब गार्जियन सोच रहे कहां चला गया। तो सर कम से कम उनको बोल दिया जाता है क्या कि बेटा दिन भर घूम लो, रात में 7 बजे तक आ जाओ। तो बच्चा इससे क्या होता है, अपने औकात में रहेगा। अरे है ना? तो सर सेपरेशन ऑफ पावर रूल 3, चेक्स एंड बैलेंसेस रूल 4। टोटल कितना रूल बताया था? गोल्डन रूल 4। तो गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी, चारों रूल्स खत्म है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से आप सोच के मुझे बताना कि आप समझे हो कि नहीं समझे हो, ठीक है? एक एग्जांपल दूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रूल 1 होगा, कौन सा रूल 2 होगा, बता दोगे? चलो अब बताना जरा। अब मान के चलो ऐसे समझना, जैसे ही कुछ केस हुआ, कोई भी नया नया बिल आएगा उसमें आपको समझना पड़ेगा इसमें रूल 1 कौन सा लग रहा है, रूल 2 कौन सा लग रहा है। जैसे ही कोई केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना उस पर फैसला जैसे सुना दिया तो यहां से लेजिस्लेटिव ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और बोला कि ये हित में नहीं है, ठीक। तो सर ये कौन सा पावर है? चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब कि सर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया जो गलत था, अब गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो देख लेगी कि आप जो सुना रहे हो गलत सुना है, जैसे मैंने अभी दाढ़ी वाला एग्जांपल दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो लॉजिकली कहने का मीनिंग ऐसे याद रखो, टोटल रूल 4 मेरे साथ रिपीट कर लो। रूल 1 कौन सा था? डेमोक्रेटिक मैंडेट। फिर से बोल रहा हूं, रूल 1 डेमोक्रेटिक मैंडेट, इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। वंस मोर, इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। रूल 2 क्या था? सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स, केंद्र हमेशा बड़ा होगा किससे? राज्य से। याद रहेगा वो हॉलो कैंडी और वो बड़ा भाई। रूल 3 सेपरेशन ऑफ पावर, LEJ यानी कि इंटर सेपरेशन ऑफ पावर, एक दूसरे के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा, सबका अपना अपना जोन है, अपना पावर उसमें काम करेगा, इंट्रा उसके अंदर। और उसके बाद बोला इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस, इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस कि सब एक दूसरे पे भले डिस्टर्ब नहीं करेंगे लेकिन नजर जरूर रखेंगे ताकि कोई अपने लिमिट को क्रॉस ना कर पाए, जैसे कि एक गार्जियन रखेगा अपने बच्चे पे। यहां तक क्लियर है? ये चारों रूल दिमाग में रखिएगा, ये चारों रूल पूरे काम आएगा, हर पूरे में बोला लास्ट तक। इसलिए इसको अच्छे से एक बार और जाके भी लिख लीजिएगा। हम लोग कल मिलेंगे। अभी थोड़ा सा आप जो है एशिया का मैप थोड़ा बताना है, एशिया का मैप करके तब मिलेंगे। जिनको अगर जाने का मन है जा सकते हैं आप, जो एशिया पढ़ लिए और जाने का मन है अब जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, एशिया जितने लोग नहीं पढ़े उनको मैं से पढ़ा के चले जाऊंगा। बाकी इसमें से मुझे लगता है लगभग सब पढ़े हुए ही हो, ठीक है। हम लोग जिसको जाने का मन है चले जाना, सब मान लो निकल गया। हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। तो लॉजिकली ध्यान रखो, पहले ऐसे का थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बाकी आप लोग को मन होगा आप चले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं